हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास विधवा का पति का चौथा एपिसोड। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं विधवा का पति एपिसोड नंबर 4। मुगल महल के शानदार दरवाजे के सामने इस बार जो टैक्सी रुकी उसके अंदर से युवक निकला। इस वक्त वह बिल्कुल वही सर्वेश नजर आ रहा था जिसका फोटो रश्मि के कमरे की दीवार पर लगा था। वही दाढ़ी, मूछ, चश्मा और हेयर स्टाइल। टैक्सी की पेमेंट करने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। द्वार पर खड़े वर्दीधारी दरबान ने उसे अपने परंपरागत ढंग से सैल्यूट मारा, परंतु सैल्यूट मारते मारते अचानक ही उसकी दृष्टि युवक के चेहरे पर पड़ी और उस क्षण न केवल उसका सैल्यूट मारने वाला हाथ बल्कि सारा ही जिस्म बुरी तरह कांप उठा। हैरत के असीमित भाव उसके चेहरे पर उभर आए। दरबान के कंठ से चीख सी निकल गई, सर्वेश बाबू आप? हाँ, धीमे से कहते हुए युवक ने हाथ बढ़ाकर स्वयं ही शीशे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया, जबकि मुंह फाड़े दरबान किसी स्टैचू के समान हक्का बक्का सा वही खड़ा रह गया। युवक तेज कदमों के साथ सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तभी सामने से तेजी के साथ आता हुआ एक वेटर उससे टकरा गया। टकराते ही वेटर ने उसकी शक्ल देखी और बरबस ही सैल्यूट के लिए उसका हाथ उठा, मगर एकदम ही शायद उसे यह ख्याल आ गया कि वह व्यक्ति तो मर चुका है। वेटर के चेहरे पर हैरत के असीमित भावों के साथ ही भय के चिन्ह भी उभर आए। वह इतना डर गया था कि ट्रे उसके हाथ से छूट गई। क्राकरी खन खनाकर टूटी। भूत भूत बुरी तरह चिल्लाता हुआ वह एक तरफ को भागा। काउंटर पर मौजूद एक सुंदर लड़की ने क्राकरी टूटने और वेटर के चिल्लाने की वजह से उधर देखा तो उसके हलक से भी चीख निकल गई, सर्वेश! युवक जानता था कि यह सब क्यों हो रहा है, अतः वह तेजी के साथ काउंटर की तरफ बढ़ गया। आश्चर्य के साथ साथ युवक ने काउंटर गर्ल के खूबसूरत चेहरे पर उभरने वाले खौफ के भाव भी स्पष्ट देखे। अभी तक वह मुंह फाड़े किसी स्टैचू के समान खड़ी थी कि युवक उसके नजदीक पहुंचकर बोला, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। सिट्टी पिट्टी गुम सी थी उसकी, तभी तो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। उसकी इस अवस्था पर युवक मन ही मन मुस्कुरा उठा। एक नजर उसने अपने चारों तरफ देखा। दरबान और टकराने वाले वेटर के अलावा होटल के स्टाफ के वहां मौजूद अन्य सभी कर्मचारी दूर खड़े चेहरों पर काउंटर गर्ल जैसे ही भाव लिए उसे देख रहे थे। यही स्थिति वह सर्वेश के हत्यारे की कर देना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी इस हरकत से सर्वेश के हत्यारों में खलबली मच जाएगी। उसने काउंटर गर्ल से पुनः कहा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। कौन है आप? काउंटर गर्ल बड़ी मुश्किल से कह सकी। युवक ने उल्टा सवाल किया, क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? जी हाँ। आतंक के कारण वह कांप रही थी। वह मैं नहीं था, किसी और की लाश को मेरी लाश समझ लिया गया। बड़ी ही मोहक मुस्कान के साथ युवक ने कहा, यकीन करो मैं सर्वेश हूँ, सर्वेश का भूत नहीं। किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मगर यदि तुम मरे नहीं थे तो कहाँ गायब हो गए थे? वाक्य पूरा करते करते काउंटर गर्ल का हलक पूरी तरह सूख गया। इस सवाल का जवाब मैं मैनेजर साहब को ही दूंगा। प्लीज उन्हें सूचित करो कि मैं आया हूं। यंत्र चालित सी उसने काउंटर पर रखे फोन का रिसीवर उठा लिया। संबंध स्थापित होने पर काउंटर गर्ल ने बड़ी मुश्किल से कहा, हेलो सर, डॉली हियर। बोलो। दूसरी तरफ से अक्खड़ स्वर उभरा, सर सर्वेश आपसे मिलना चाहता है। दूसरी तरफ से सामान्य स्वर में ही पूछा गया, कौन सर्वेश? वही सर जो आज से 4 महीने पहले तक हमारा कैशियर था। क्या बक रही हो? दूसरी तरफ से बोलने वाला दहाड़ उठा, वह तो रेल के नीचे कटकर मर चुका है। नो सर, वह इस वक्त काउंटर पर मेरे पास ही खड़ा है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है डॉली? सॉरी सर, मैं खुद चकित हूँ। वह कहता है कि मैं सर्वेश ही हूँ। जो मरा था वह कोई और था। शक्ल भी सर्वेश से बिल्कुल मिलती है सर। वह आपसे मिलना चाहता है। जाने तुम क्या बक रही हो, भेजो उसे। रिसीवर रखते वक्त डॉली के संपूर्ण चेहरे पर
पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। बड़ी मुश्किल से कहा था उसने, आप जा सकते हैं। थैंक यू कहकर वह तेज और लंबे कदमों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसके मस्तक पर लगी पीतल की शानदार प्लेट पर मैनेजर लिखा था। किसी की परवाह किए बिना उसने मैनेजर के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही एक चीख सी उसे सुनाई दी, अरे तुम तो सचमुच सर्वेश हो। जी हाँ। जिस व्यक्ति से युवक ने यह कहा वह उसे देखते ही अचंभे के कारण अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। झटके से उठने के कारण उसकी रिवॉल्विंग चेयर अभी तक चरमरा रही थी। युवक उसके चेहरे पर भी हैरत के चिन्ह देख रहा था। शानदार कमरे में शानदार और विशाल मेज के पीछे खड़े व्यक्ति की आयु 30 के करीब ही थी। वह सांवले रंग का आकर्षणहीन नौजवान था। चपटी नाक और सुर्ख आंखों वाले उस बदसूरत युवक के जिस्म पर कीमती सूट था। उसके नजदीक पहुंचकर युवक ने कहा, गुड इवनिंग सर। इवनिंग? मगर तुम जीवित कैसे हो सकते हो सर्वेश? मैं स्वयं नहीं जानता। हम समझे नहीं, तुम सर्वेश ही हो ना? मैनेजर हक्का बक्का था। जी हाँ, आप यकीन कीजिए मैं सर्वेश ही हूँ जिसकी लाश को सबने, यहाँ तक कि मेरी वाइफ ने भी मेरी लाश समझा वह किसी और की लाश रही होगी। लेकिन यह सब कुछ कैसे हो सकता है? उस लाश की जेब से तुम्हारा पर्स मिला था, वे ही सब कागजात जो तुम्हारे थे। तुम्हारे कागजात किसी अन्य की जेब में कैसे पहुंच गए? और फिर यदि तुम मरे नहीं थे तो 4 महीने तक कहाँ रहे? मैं इस किस्म के किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं सर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी याददाश्त गंवा बैठा हूं। क्या मतलब? इस बार मैनेजर कुछ ज्यादा ही बुरी तरह चौंक पड़ा। युवक ने शांत स्वर में वह सब कहा जो पहले ही से सोचकर वहां आया था। मैं यह भी नहीं जानता कि अपनी याददाश्त किस तरह गंवा बैठा हूं। बस इतना ही याद है कि मैं दीवानों की तरह एक दिन शाहदरा स्टेशन से राधू सिनेमा की तरफ जा रहा था कि स्कूल के बच्चों से भरी रिक्शा में से एक बच्चा मुझे देखकर पापा पापा चिल्लाने लगा। वहां मुझे अपने घर ले गया। वहां मुझे मालूम पड़ा कि मैं सर्वेश हूँ। वह बच्चा मेरा बेटा विशेष है। मेरी पत्नी का नाम रश्मि है और एक बूढ़ी माँ भी है। मेरी वाइफ ने ही बताया कि मैं यहाँ सर्विस करता था, सो अपनी सर्विस पर लौट आया हूँ। बड़ी हैरत अंगेज कहानी है तुम्हारी। मैं खुद चकित हूँ सर। खैर बैठो। खुद को थोड़ा नियंत्रित करके मैनेजर ने कहा और अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। युवक भी धीमे से मेज के इस तरफ पड़ी 6 गद्देदार कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और बैठते ही उसकी नज़र मैनेजर के पीछे वाली दीवार पर लगे एक फोटो पर पड़ी और इस फोटो को वहां देखते ही युवक बुरी तरह उछल पड़ा। बड़े से खूबसूरत और कीमती फ्रेम में जड़ा वह फोटो न्यादर अली का था। न्यादर अली के फोटो को देखकर युवक के मस्तिष्क में बहुत ही जबरदस्त विस्फोट सा हुआ। एकदम से सैकड़ों सवाल उसके मस्तिष्क में चकरा गए और चाहकर भी वह अपनी नजरें न्यादर अली के फोटो से नहीं हटा सका। क्या बात है सर्वेश? मैनेजर की आवाज सुनकर वह चौंका। मालिक के फोटो को तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? मालिक? लेकिन इसमें चौंकने की क्या बात है? ये आपके मालिक कैसे हो सकते हैं? कमाल की बात कर रहे हो। यही तो हम सबके मालिक हैं। ये मुगल महल होटल इन्हीं का तो है। हम सब इनके नौकर हैं। युवक को लगा कि उसके मस्तिष्क की नसें एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गई हैं। मुंह से स्वयं ही निकला, अजीब बात है, ये होटल इनका है। इसमें अजीब बात क्या है? मैं तो होटल को आप ही का समझ रहा था। अजीब बात तो तुम कर रहे हो सर्वेश। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तो यहाँ सिर्फ मैनेजर हूँ? होटल तो न्यादर अली का ही है। संभव है कि याददाश्त के गुम होने से पहले यह बात मुझे मालूम हो, मगर अब इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह बात मुझे पहली बार ही पता लग रही हो। मेरी स्थिति बड़ी अजीब है सर। यदि आप सच पूछें तो इस वक्त मुझे आपका नाम तक मालूम नहीं है। बड़ी ही अजीब नज़रों से मैनेजर उसे देखने लगा। बोला, यह होटल इन्हीं का है, परंतु यहाँ ये साल में मुश्किल से 1 या 2 बार ही आते हैं। इस होटल से बहुत बड़े इनके दूसरे बिजनेस फैले हुए हैं जिन्हें ये देखते हैं। संयोग से आज होटल का हिसाब किताब देखने यहाँ आए हुए हैं। युवक ने घबराकर पूछा, क्या इस वक्त वे यही हैं?
हाँ, अपने ऑफिस में। एकाएक ही युवक को जाने क्या सूझा कि उसने प्रश्न कर दिया, क्या सेठ न्यादर अली का बेटा भी है? बेटा? नहीं तो, मैनेजर ने बताया। नहीं, इनका कोई बेटा नहीं है। क्या आप अच्छी तरह जानते हैं? चौंकते हुए युवक ने कुरेद कर पूछा। क्या सिकंदर नाम का इनका कोई बेटा नहीं है? अरे एक बार कह तो दिया भाई, मगर तुम ये मनगढ़ंत नाम कहाँ से ले आए? तुमसे किसने कहा कि सेठ जी का कोई बेटा है? कुछ कहने के लिए युवक ने अभी मुंह खोला ही था कि पिंग पिंग की आवाज के साथ दीवार पर लगा एक लाल रंग का बल्ब 2 बार जला। चौंक कर उसी तरफ देखते हुए मैनेजर ने कहा, ओह मालिक, मुझे तलब कर रहे हैं, मैं अभी आया, तुम यहीं रहना। युवक को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही मैनेजर उठा और फिर तेज कदमों के साथ कमरे की पिछली दीवार में मौजूद दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ चला गया। दरवाजा बंद हो चुका था। युवक का दिमाग फिरकिनी के समान चकरा रहा था। ढेर सारे विचार मस्तिष्क में डिस्को कर रहे थे। एकाएक ही उसके दिमाग में यह विचार उभरा कि उसके लौटने की घटना के अजीब होने की वजह से मैनेजर इस सब का जिक्र न्यादर अली से कर सकता है। याददाश्त खोए युवक के बारे में सुनते ही संभव है कि न्यादर अली यहां आ जाए। ऐसा हो गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं उस मकसद से बहुत दूर भटक जाऊंगा जिसके लिए आया हूं। संभव है कि पुलिस के भी चंगुल में फंस जाऊं। किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा, यहां से भागो बेटे। युवक एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसे लगने लगा था कि यदि यहां ठहरा तो कुछ ही देर बाद न्यादर अली के चंगुल में फंस जाएगा और उस अवस्था में बहुत जबरदस्त गड़बड़ भी हो सकती है। शेष बातें वह यहां आकर फिर कभी मैनेजर से कर सकता है, किसी ऐसे समय जब यहां न्यादर अली ना हो। यही निश्चय करके वह घूमा, फिर दरवाजा खोलकर ऑफिस से बाहर निकल गया। संतोष की पहली सांस युवक ने तब ली जब टैक्सी मुगल महल से काफी दूर निकल आई। इस सांस के साथ ही उसने अपने अभी तक तने हुए जिस्म को ढीला छोड़ दिया और टैक्सी की पिछली सीट पर पसर गया। अब उसके जेहन में विचारों का तूफान सा मचल रहा था। यह जानकर उसके होश उड़ गए थे कि इस होटल का मालिक न्यादर अली है। वह जो उसे अपना बेटा सिकंदर बताता था, उसके होटल का मैनेजर कहता है कि उसका कोई बेटा है ही नहीं। ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता कि इस बारे में मैनेजर को कोई गलत जानकारी होगी। मतलब यह कि मैं उसका बेटा नहीं हूं, मैं सिकंदर नहीं हूं। फिर भला वह क्यों मुझे अपना बेटा साबित करना चाहता था? कोई वैसा ही चक्कर होगा जैसा रूबी का था। मैं जॉनी नहीं हूं, मैं सिकंदर भी नहीं हूं। फिर क्या हूं मैं? कौन हूं? कहीं मैं सचमुच सर्वेश ही तो नहीं हूं? कहीं वही कहानी तो सच नहीं है जो अपने मन से गढ़कर मैनेजर को सुनाई थी? रेल की पटरियों पर से मिली लाश कहीं वास्तव में ही तो किसी अन्य की नहीं थी? मगर मेरी पीठ से मस्सा कहाँ गया? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अपने दिमाग में कोई रास्ता खोज ही रहा था कि अचानक टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर, एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। युवक इस तरह उछल पड़ा जैसे अचानक बिच्छू ने डंक मारा हो। बोला, कहाँ है? हमारे पीछे। युवक ने पलटकर पीछे देखा। पीछे बहुत से वाहन थे, परंतु उनमें टैक्सी एक ही थी। मूर्ख सा युवक अभी उसे देख ही रहा था कि ड्राइवर ने कहा, यह टैक्सी होटल मुगल से ही हमारे पीछे चली आ रही है सर। टैक्सी को देखते ही देखते उसके जहन में विचार उभरा कि शायद सर्वेश के हत्यारों में खलबली मच गई है। बुरी तरह हतप्रभ स्थिति में सक्रिय हो उठे हैं। युवक ने जेब में पड़े उस रिवाल्वर को थपथपाया जो दुश्मन से टकराने के लिए उसने रश्मि से ले लिया था। उसे लगा कि जो वह चाहता था वह खेल शुरू हो चुका है। क्या हुक्म है सर? ड्राइवर ने एक बार पुनः उसे चौंकाया। गाड़ी को अपनी साइड में लेकर खड़ी कर दो। ड्राइवर ने वैसा ही किया। युवक की दृष्टि पिछली टैक्सी पर स्थित थी। उनकी टैक्सी के रुकने पर पीछे वाली टैक्सी आगे निकल गई और युवक उस टैक्सी की सीट पर केवल एक लड़की की झलक देख सका। कोई 20 कदम आगे जाकर टैक्सी भी रुक गई। युवक ने उस टैक्सी का दरवाजा खुलते देखा और फिर उसमें से बाहर निकली मुगल महल की काउंटर गर्ल। उसे देखते ही युवक चौंक पड़ा। युवक को उसका नाम मालूम था, डॉली। वह बेहिचक
तेजी के साथ चलती हुई नजदीक आई। युवक ने अपना हाथ उस जेब में डाल दिया जिसमें रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर किसी भी समय बाहर आ सकता था, मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डॉली ने विंडो के पास आकर कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ सर्वेश। किस बारे में? युवक ने पूरी सतर्कता के साथ पूछा। तुम्हारे ही बारे में। एक पल कुछ सोचने के बाद युवक ने पूछा, कहाँ? तुम मेरी टैक्सी में आ सकते हो? युवक ने पूरे सतर्क स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें इस टैक्सी में आना होगा। 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आती हूँ, बिना किसी हिचक के डॉली ने कहा, और फिर जिस तेजी के साथ इधर आई थी उसी तेजी के साथ अपनी टैक्सी की तरफ चली गई। अपनी टैक्सी के बाहर ही खड़ी डॉली ने पेमेंट किया और इस तरफ लौट आई। कुछ देर बाद वह युवक की बगल में बैठी थी और टैक्सी चल दी थी। काफी देर हो गई, टैक्सी काफी दूर निकल आई, परंतु उनके बीच खामोशी ही रही। युवक डॉली के गदराए जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू का एहसास कर रहा था। डॉली खूबसूरत थी, ऐसी कि जिसके लिए कोई भी युवक मौत से टकराने तक का दुस्साहस कर सकता था, परंतु सर्वेश बना वह युवक उसके सौंदर्य जाल में उलझकर एक पल के लिए भी असावधान नहीं होना चाहता था। अतः काफी देर से छाई खामोशी को उसने तोड़ा। मेरे बारे में तुम क्या बात करना चाहती थी? यहाँ टैक्सी में नहीं, वे बातें मैं बिल्कुल तन्हाई में करना चाहती हूँ। युवक कुछ और ज्यादा सतर्क हो गया। उसे लगा कि डॉली सर्वेश के हत्यारों द्वारा ही बिछाई गई शतरंज का कोई मोहरा है। इसके माध्यम से कोई जाल मेरे चारों तरफ कसा जा रहा है। डॉली की ड्यूटी शायद इस बहाने से मुझे किसी निश्चित स्थान पर पहुंचा देने की है, वहीं दुश्मन मौजूद होंगे। अतः युवक ने पूछा, कहाँ बैठकर बातें करना चाहती हो? जहां तुम चाहो, मुझे केवल तन्हाई की जरूरत है। युवक की आशाओं पर पानी फिर गया। डॉली के उपरोक्त वाक्य से जाहिर था कि वह उसे किसी निश्चित स्थान पर नहीं ले जाना चाहती है, बल्कि जहां वह चाहे चलने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह कि कोई साजिश नहीं है। डॉली सचमुच उससे कुछ बातें करना चाहती है। एक 3 स्टार होटल के सामने युवक ने टैक्सी रुकवा ली। टैक्सी का पेमेंट करके वह डॉली के साथ होटल के अंदर प्रविष्ट हो गया। अंदर जाकर वह एक केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन में बैठने तक युवक खुद को किसी भी खतरे से टकराने के लिए तैयार कर चुका था। कॉफी का ऑर्डर दे दिया था। वेटर कॉफी रखकर चला गया तो युवक ने कहा, यहाँ बिल्कुल तन्हाई है। मैं जानना चाहती हूं कि तुम जीवित कैसे बच गए? सर्वेश ने संभल कर पूछा। क्या मतलब? तुम्हें जहर दिया गया था ना? जहर? अचानक ही डॉली की भवें सिकुड़ गई। वह थोड़े आतंकित से स्वर में बोली, क्या तुम सचमुच सर्वेश ही हो? हाँ। तब फिर तुम जहर वाली बात पर चौंक क्यों रहे हो? युवक को लगा कि अगर उसने होशियारी से काम नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, अतः संभल कर बोला, मैं इसीलिए चौंका हूं कि यह बात आखिर तुम्हें कैसे पता लग गई डॉली कि उन्होंने मुझे जहर दिया था? ओह, मैंने एक बार छुपकर रंगा बिल्ला की बातें सुन ली थी। युवक के मस्तिष्क में विस्फोट सा हुआ। क्या बातें कर रहे थे वे? यह कि तुम्हारे ऑफिस से उठाकर वे तुम्हें शाही कोबरा के पास ले गए और फिर शाही कोबरा ने तुम्हें जहर मिली बियर पिला दी। यह शाही कोबरा कौन है? मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना रंगा बिल्ला की बातें सुनने से पता लगा था। उनकी बात सुनकर मैं कुल इतना ही समझ सकी कि शाही कोबरा के हुक्म पर रंगा बिल्ला तुम्हारी लाश को रेल की पटरी पर रख आए थे। मगर मेरी लाश को रेल की पटरी पर रखने की क्या जरूरत थी? ताकि पुलिस यह समझे कि तुमने आत्महत्या की है और व्यर्थ का बखेड़ा ना हो। एक पल चुप रहने के बाद युवक ने पूछा, रंगा बिल्ला की बातों से तुम्हें और क्या पता लगा? जो बता चुकी हूं उसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम तो जानते ही हो सर्वेश कि वे कितने खतरनाक हैं। मुझे डर था कि अगर उन्होंने मुझे अपनी बातें सुनते देख लिया होगा तो मैं भी जिंदा न रहूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें देखकर पहले तो मैं यकीन ही नहीं कर सकी कि वह तुम हो, क्योंकि ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम रंगा बिल्ला के चंगुल से बच सकते हो। मुझे तो यह भी तुम्हारा सामने बैठा होना स्वप्न सा लग रहा है। प्लीज बताओ ना सर्वेश कि तुम कैसे बच गए? युवक के जहन में एक विस्फोट सा हुआ था। डॉली को घूरता हुआ वह बोला, क्या तुमने रश्मि को कोई पत्र लिखा था? हाँ। क्या तुमने वहां पढ़ लिया है? अरे जाने क्यों डॉली,
एकदम बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए। अचानक ही वह बहुत भयभीत नजर आने लगी थी। कांपते स्वर में बोली, नहीं, तुम सर्वेश नहीं हो सकते। क्यों? युवक चौंक पड़ा। अगर तुम सर्वेश होते तो वह क्यों पूछते कि क्या वह पत्र मैंने लिखा है? नहीं, तुम सर्वेश नहीं हो। मैंने कोई पत्र नहीं लिखा था। कहने के साथ ही बुरी तरह डरी हुई डॉली उठी और केविन से बाहर निकलने के लिए अभी उसने पहला कदम उठाया ही था कि युवक ने एक झटके से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया। डॉली के होश उड़ गए, चेहरा पीला जर्द। चुपचाप वहीं बैठ जाओ, युवक गुर्राया। मुझे बख्श दो, मैं सच कहती हूँ। सर्वेश की वाइफ को मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। रंगा बिल्ला की बातें मैंने बिल्कुल नहीं सुनी थी। सर्वेश के मर्डर के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बुरी तरह गिड़गिड़ाते वक्त मौत का खौफ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह रिवॉल्वर सिर्फ तुम्हें यहाँ रोकने के लिए निकाला है। आराम से बैठ जाओ। अगर तुमने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। डॉली बैठ गई। उसका समूचा शरीर कांप रहा था। हल्दी से नजर आने वाले पीले चेहरे पर झिलमिला रही थी पसीने की बूंदें। अगर तुम्हारे दिमाग में यह खौफ बैठ गया है कि मैं सर्वेश के हत्यारों में से कोई हूं, तो उस खौफ को निकाल फेंको। मुझे उनका दुश्मन समझो। आप कौन हैं? मैं सर्वेश ही हूं। कैसे मान लूं? अगर आप सर्वेश होते तो उस पत्र को देखते ही समझ जाते कि रश्मि बहन को वह पत्र मैंने लिखा है। कैसे समझ जाता? मेरी राइटिंग से। सर्वेश मेरी राइटिंग को खूब पहचानता था। रजिस्टर में मेरे द्वारा की गई ग्राहकों की एंट्री को देखकर वह हमेशा मेरी राइटिंग की तारीफ करता था। ओह! युवक की समझ में डॉली के चौंकने का रहस्य आ गया था। वह समझ गया कि जब तक डॉली उससे आतंकित रहेगी तब तक उसके सवालों का सही जवाब नहीं दे सकेगी। अतः अपने बारे में उसने वही कहानी डॉली को भी सुना दी जो कुछ ही समय पहले मैनेजर को सुना चुका था। सुनकर भौचक्की रह गई डॉली। आतंक, भय और मौत के खौफ के चिन्हों के स्थान पर अब उसके चेहरे पर हैरत और अविश्वास के भाव उभर आए। बोली, क्या सच कह रहे हो तुम सर्वेश ही हो? मैंने बिल्कुल सच कहा है डॉली। अजीब हैरत अंगेज कहानी है तुम्हारी। अब तुम मुझे यह बताओ कि पत्र तुमने इस ढंग से क्यों लिखा था कि पढ़ने में किसी मर्द द्वारा लिखा गया महसूस हो? तुम्हारे हत्यारे से खुद को पूरी तरह छुपाने के लिए, यह सोचकर कि अगर किसी तरह उन्हें रश्मि बहन को मिले खत के बारे में पता चल गया तो पत्र लेखक को वे पुरुषों में ही ढूंढते रहें, किसी नारी की तरफ ध्यान तक न जाए और मैं उनकी पहुंच से बहुत दूर रहूं। अगर तुम इतना डरती थी तो ऐसा पत्र लिखने की जरूरत ही क्या थी? मैं विवश थी। कैसी व्यवस्था? डॉली ने कुछ कहना चाहा मगर फिर बिना कुछ कहे ही मुंह बंद कर लिया। कुछ क्षणों परांत बोली, उस व्यवस्था को छोड़ो सर्वेश। बस यह समझो कि दिल के हाथों विवश थी। चाहकर भी मैं खुद को वह पत्र लिखने से न रोक सकी। आखिर क्यों? छोड़ो भी। नहीं डॉली, मैं किसी भी ऐसे प्रश्न का जवाब मालूम किए बिना न रहूंगा जिसका जवाब तुम्हें मालूम हो। उस व्यवस्था के बारे में बताओ डॉली। डॉली किसी दुविधा सी में फंसी महसूस हुई। बोली, जिद मत करो सर्वेश। यकीन मानो कि इस सवाल का तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से कोई संबंध नहीं है। उल्टे मुझे एक ऐसी बात उगलनी पड़ जाएगी जो तुम्हारी याददाश्त गुम होने से पहले लाख चेष्टाओं के बावजूद भी मैं नहीं कह सकी थी, और बहुत पहले ही वह बात मैं तुमसे कभी न कहने का संकल्प ले चुकी हूँ। कौन सी? क्या बात है? अगर विवश ही कर रहे हो तो सुनो। एक ठंडी सांस लेने के बाद डॉली ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। डॉली! युवक के कंठ से चीख सी निकल गई। बस यही छोटी सी बात थी जो मैं तुमसे कभी ना कह सकी और कभी ना कहने का संकल्प भी ले लिया था। सन्नाटे की सी अवस्था में युवक डॉली को देखता रह गया। अच्छा ये बताओ कि तुमने रंगा बिल्ला को उस शाम 7 बजे मेरे पास आते कैसे और कहां से देखा था? मैं काउंटर पर ही खड़ी थी। क्या तुमने वे बातें भी सुनी थी जो उन्होंने मेरे ऑफिस में मुझसे की? नहीं, वे मुझे ऑफिस से निकालकर कहां ले गए मैं नहीं जान सकी। उस घटना के 2 हफ्ते बाद रंगा बिल्ला पुनः मुगल महल में आए और एक केबिन में बैठकर शराब पीने लगे।
केबिन के बाहर छुपकर उनकी जो बातें मैंने सुनी उनका सार तुम्हें बता ही चुकी हूं। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। यह तो कोई विशेष क्लू न हुआ। इस तरह भला क्या पता लगना था? चटर्जी की पूरी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर दीवान ने कहा। उसी के समर्थन में आंग्रे बोला, मैं भी चटर्जी से यही कह रहा था, मगर यह किसी की सुने तब न। लाख मना करने पर भी यह मुझे भी गाजियाबाद से शाहदरा खदेड़ लाया और शाहदरा स्टेशन से राधू सिनेमा की तरफ जाने वाली सड़क पर स्थित लगभग हर एक दुकान के मालिक को सिकंदर का फोटो दिखाकर पूछता रहा कि क्या उनमें से किसी ने इसे देखा है। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, यानी किसी ने यह नहीं कहा कि इसे कोई पहचान सकता है। दुकानदार भला पहचानते भी कैसे? उस सड़क से हर रोज जाने कितने लोग गुजरते हैं, और वैसे भी सिकंदर 1 महीने पहले वहां से गुजरा होगा। किसी दुकानदार के द्वारा उसे पहचान लिए जाने की उम्मीद करना ही मूर्खता है। हल्की सी मुस्कान के साथ चटर्जी ने कहा, कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकला, इसीलिए फिलहाल तुम दोनों को मुझे मूर्ख ठहराने का पूरा अधिकार है। आंग्रे ने व्यंग सा किया। तो क्या तुम्हें इस तरह से कोई परिणाम निकलने की उम्मीद थी? वहां से निराश होकर हम तुम्हारे पास आ गए हैं दीवान। आंग्रे की बात पर कोई ध्यान न देते हुए चटर्जी ने कहा, सोचा कि जब शाहदरा तक आ ही गए हैं तो क्यों न दिल्ली में तुम्हारी चाय पीने के बाद ही गाजियाबाद लौटे। दीवान ने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। रिसीवर उठाकर दीवान ने कहा, हेलो, थाना रोहतक रोड, मुझे इंस्पेक्टर दीवान से बात करनी है। जी कहिए, मैं दीवान ही बोल रहा हूँ। क्या आप वही इंस्पेक्टर दीवान हैं जिसने आज से करीब 4 महीने पहले रेल की पटरी से मुगल महल के कैशियर मिस्टर सर्वेश की लाश बरामद की थी? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं मुगल महल का मैनेजर नारायण दत्त साठे बोल रहा हूँ। सेवा बोलिए। क्या वह लाश मिस्टर सर्वेश ही की थी? निस्संदेह, मगर आज 4 महीने बाद अचानक ही आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल आज सर्वेश यहाँ होटल में आया था। क्या कह रहे हैं आप? दीवान कुर्सी से उछल पड़ा। जी हाँ, मैं खुद चकित हूँ। वह खुद को सर्वेश ही कहता था और निसंदेह देखने में हर कोण से वह सर्वेश ही नजर आता था। मैं और मेरा सारा स्टाफ चकित है। आपसे क्या चाहता था? पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता था। इस वक्त कहाँ है? जा चुका है, शायद घर गया होगा। क्या आप सारी घटना विस्तार से बता सकते हैं? दूसरी तरफ से साठे ने सब कुछ बता दिया। याददाश्त गुम होने और शाहदरा से एक बच्चे के पापा कहकर उसे अपने घर ले जाने का वृत्तांत सुनकर दीवान की हालत बड़ी अजीब हो गई। बोला, तो यह बात उसकी वाइफ ने उसे बताई है कि उसका नाम सर्वेश है और वहां मुगल महल में कैशियर था? उसके बताए अनुसार तो ऐसा ही है। मैं अभी गांधीनगर स्थित सर्वेश के मकान पर जाकर इस सारे मामले की छानबीन करता हूं मिस्टर साठे। मैं भी यही चाहता हूं इंस्पेक्टर। नतीजा जो भी निकले उससे मुझे जरूर अवगत कराइएगा, ताकि मैं निर्णय कर सकूं कि कैशियर की जगह उसे देनी है या नहीं। जरूर सूचित करूंगा मिस्टर साठे, मगर मेरे ख्याल से यह इस अवस्था में सही नहीं रहेगा कि आपके यहाँ कैशियर रह सके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह सर्वेश नहीं है। कहने के बाद दूसरी तरफ से किसी जवाब की प्रतीक्षा किए बिना दीवान ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। चटर्जी और आंग्रे क्योंकि दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज नहीं सुन पाए थे, इसीलिए कुछ समझे नहीं। हाँ, दीवान की आंखों में उभर आई चमक, बार बार उसके चौंकने तथा फोन रखते वक्त उसकी उत्तेजक स्थिति से उन्होंने यह अनुमान जरूर लगाया कि मामला महत्वपूर्ण है। उसके रिसीवर रखते ही चटर्जी ने पूछा, क्या बात है? मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं। चटर्जी ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? मेरे ख्याल से सिकंदर का पता लग गया है। कैसे? कहाँ है? एक साथ दोनों के मुंह से निकला। दीवान ने फोन पर साठे से हुई बातें उन्हें विस्तार पूर्वक बता दी। सुनने के बाद उनके दिलों में अजीब सी उत्तेजना और जोश भर गया। दीवान ने कहा, सिकंदर शाहदरा स्टेशन पर उतरा। वह राधू की तरफ जा रहा था कि सर्वेश का बच्चा उसे अपने घर ले गया और तब से सिकंदर सर्वेश बनकर वहीं रह रहा है। बात आंग्रे ने पूरी की। चटर्जी बोला, मगर बड़ी अजीब बात है, सर्वेश के बच्चे ने सिकंदर को भला अपना पापा कैसे कह दिया? और फिर सर्वेश की वाइफ
और माँ ने सिकंदर को कैसे सर्वेश मान लिया? इस बारे में अभी क्या कहा जा सकता है। संभव है कि दोनों की शक्लों में थोड़ा बहुत साम्य हो। साठिक कहता था कि वह हूबहू सर्वेश ही लगता है। क्या तुमने सर्वेश को नहीं देखा था? मैंने सिर्फ उसकी लाश देखी थी। चेहरा छत बिछत था। कुछ भी सही, याददाश्त गुम होने और शाहदरे में घटी घटना से बिल्कुल स्पष्ट है कि वह सिकंदर है। और यह भी स्पष्ट है कि अब वह हमारे सामने खुद को सर्वेश ही साबित करने की भरपूर चेष्टा करेगा। मगर मेरा नाम भी चटर्जी है। उसकी उंगलियों के निशान और राइटिंग अब भी मेरी जेब में है। चलो दीवान, गांधीनगर चलते हैं। चलो, कहकर दीवान उठ खड़ा हुआ। सब सुनने के बाद रश्मि के हलक से वैसी ही गुर्राहट उभरी जैसी भूखी और हिंसक सिंहनी के कंठ से निकलती है। चेहरा विकृत सा हो गया उसका। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। मुंह से निकली गुर्राहट तो उन हरामजादों ने मेरे सर्वेश को जहर देकर मारा था। फिलहाल डॉली के बयान से तो ऐसा ही लगता है, युवक ने कहा। और ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है कि डॉली झूठ बोल रही होगी। बियर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मेरे लाख मना करने पर भी बियर नहीं छोड़ सके थे वे, और यही बियर उन्हें ले डूबी। शायद शाही कोबरा कहलाने वाले हत्यारे को भी उनकी इस कमजोरी की जानकारी थी। युवक ने सोचने की कोशिश की कि क्या बियर मुझे पसंद है। ठीक से निश्चय नहीं कर सका। वहां बोला, मैं न कहता था रश्मि कि रंगा बिल्ला को एकदम से शूट कर देना उचित नहीं होगा। अब देखो, स्पष्ट होकर यही बात सामने आ रही है कि वे दोनों तो सिर्फ हत्यारे के सहायक थे। असली हत्यारा कोई शाही कोबरा नामक व्यक्ति है। मुझे वही चाहिए। उस तक हमें रंगा बिल्ला पहुंचा सकते हैं। सुना है कि वे मुगल महल में आते रहते हैं। डॉली को मैंने समझा दिया है। अब जिस दिन भी वहां रंगा बिल्ला आएंगे, वह किसी भी माध्यम से मुझे सूचित कर देगी। और जिस दिन वे मेरे हत्थे चढ़ गए, उस दिन मुझे पता लग जाएगा कि वे सर्वेश को कहाँ ले गए थे और यह शाही कोबरा का क्या चक्कर है। उनकी बातें अभी तक चुपचाप सुन रहे विशेष ने भोलेपन से पूछा, ये रंगा बिल्ला कौन है पापा, और आपको कब और कहाँ ले गए थे? कहीं नहीं बेटे। नजदीक बैठकर युवक ने उसे बाहों में भर लिया और प्यार करता हुआ बोला, अच्छे बच्चे मम्मी पापा की बातें ध्यान से नहीं सुना करते हैं। युवक ने रश्मि के चेहरे पर मौजूद भाव देखे। उसे शायद युवक का मम्मी पापा कहना अच्छा नहीं लगा था। प्रतिरोध स्वरूप शायद अभी वह कुछ कहने ही वाली थी कि मकान के मुख्य द्वार के पार से टायरों की चीख चिल्लाहट उभरी। शायद कोई 4 पहियों वाला वाहन रुका था। तीनों का ध्यान उसी तरफ चला गया और पुलिस के भारी बूटों की आवाज सुनकर युवक दहल उठा। यह विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंधा था कि पुलिस आ गई है। क्या वे जान चुके हैं कि रूबी का हत्यारा यहाँ सर्वेश बनकर रह रहा है? इस 4 दीवारी में तो वह साबित करने के लिए कि मैं सर्वेश नहीं हूँ, रश्मि के जिस्म पर मौजूद लिबास ही काफी है, सूनी मांग ही काफी है। यही सोचकर उसे पसीना आ गया। यह सारे विचार उसके जहन में एक क्षण मात्र में ही कौंध गए थे और अगले ही क्षण मकान के मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। आतंकित स्वर में युवक ने वहीं से पूछा, कौन है? पुलिस। इस आवाज और शब्द ने युवक के जहन में सनसनी फैला दी। रश्मि सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। युवक ने बौखलाए से स्वर में कहा, तुम ऊपर जाओ रश्मि, प्लीज पुलिस के सामने आने की कोशिश मत करना। कहने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रश्मि का जवाब सुनने का दरअसल उसके पास समय ही नहीं था। रश्मि तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई और युवक ने दरवाजा तभी खोला जब वह अपने कमरे में जा चुकी थी। दरवाजा खोलते ही जिन चेहरों पर युवक की दृष्टि पड़ी, उन्हें वहां देखते ही उसके होश उड़ गए। उफ, ये यहाँ इंस्पेक्टर दीवान और चटर्जी। बड़ी तेजी से उसके जहन में सवाल कौंधा था कि चटर्जी यहाँ कैसे? आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चकराकर स्वयं को वहीं गिरने से रोकने में युवक को जबरदस्त मानसिक श्रम करना पड़ा। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। होश फाकता दिमाग में एक ही शब्द गूंजा, बंटा धार। चटर्जी की वहां मौजूदगी से ही जाहिर था कि वे वहां यह जांच करने नहीं आए थे
कि वह सर्वेश है या नहीं, बल्कि उसे सिकंदर साबित करने आए थे। निश्चय ही वह तीसरा इंस्पेक्टर आंग्रे था और किसी क्लू से उन्हें यह पता लग चुका था कि रूबी का हत्यारा उस मकान में रह रहा था। कम से कम उन तीनों का सामना करने के लिए वह मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि यूपी पुलिस के चटर्जी और आंग्रे यहाँ आ धमकेंगे। न चाहते हुए भी युवक का चेहरा पसीने से भरभरा उठा। वे तीनों ही इंस्पेक्टर बड़ी पैनी दृष्टि से उसका निरीक्षण कर रहे थे। चटर्जी और दीवान की दृष्टि उसे ऐसी लगी जैसे वे उसकी दाढ़ी, मूछ और चश्मे के पीछे छुपे चेहरे को देख रहे हों। किसी मूर्ति के समान वहीं खड़ा रह गया था युवक। हेलो मिस्टर सिकंदर, एकाएक चटर्जी ने कहा। युवक ने एकदम चौंक कर पूछा, कौन सिकंदर? किसे पुकार रहे हैं आप? आपको? मुझे? लेकिन मेरा नाम सर्वेश है। जवाब में चटर्जी के होठों पर एक धूर्त और जहर में बुझी सी मुस्कान उभरी थी। चटर्जी ने उसी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम आपको सर्वेश मान लें तो क्या तब भी आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? आइए। बौखलाकर युवक दरवाजे के बीच से हट गया। तीनों इंस्पेक्टर और उसके साथ आए 5 सिपाही दरवाजा पार करके आंगन में आ गए। उनकी अगवानी करते हुए युवक ने विशेष से कहा, जरा अपनी मम्मी से चाय बनवा दो विशु। उसकी कोई जरूरत नहीं है, दीवान ने कहा। परंतु उसकी बात सुने बिना ही विशेष अपने पापा के आदेश का पालन करने सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। आंगन पार करके वे कमरे में पहुंच गए। यह वही कमरा था जो युवक को मिला हुआ था, एक ड्राइंग रूम जैसा। युवक ने उन सबको सेंटर टेबल के चारों तरफ पड़े सोफों पर बैठाया। तीनों इंस्पेक्टर उसके ठीक सामने एक पंक्ति में बैठे थे। एकाएक ही युवक को घूरते हुए चटर्जी ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? जी नहीं, चटर्जी ने व्यंग पूर्वक कहा। मेरा नाम इंस्पेक्टर चटर्जी है और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हें उस रोज हरिद्वार पैसेंजर में मिला था जब तुम गाजियाबाद से जा रहे थे। कमाल कर रहे हैं आप, मैं तो गाजियाबाद कभी गया ही नहीं। उसके वाक्य पर कोई ध्यान दिए बिना चटर्जी ने कहा, इनसे मिलो, उम्मीद है तुम इन्हें जरूर जानते होगे। ये इंस्पेक्टर दीवान है, चाहते हैं कि यदि तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आई हो तो तुम इन्हें स्मगलर्स के ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ बताओ। बुरी तरह आतंकित युवक ने कहा था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जाने आप लोग क्या कह रहे हैं। एकाएक इंस्पेक्टर दीवान बोल पड़ा, इंस्पेक्टर चटर्जी, मेरे बारे में एक खास बात बताना भूल गए हैं। उसकी लाश रेल की पटरी से मैंने ही बरामद की थी जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। झुंझलाहट का प्रदर्शन किया युवक ने। क्या बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं? सर्वेश। इंस्पेक्टर आंग्रे ने इस नाम को चबाया। सर्वेश तो मैं हूं ही। अगर तुम यह सोच रहे हो कि इस मूछ, दाढ़ी, चश्मे और बदली हुई हेयर स्टाइल से हमें धोखा दे दोगे तो यह बहुत बचकाना ख्याल है मिस्टर सिकंदर। चटर्जी का एक एक अक्षर जहर में बुझा था। वह कहता ही चला गया, इधर देखो बेटे, इन आंखों में, ये पुलिस की आंखें हैं। एक बार जिसे देख लेती हैं वह दोबारा इंसान के स्थान पर अगर जानवर बनकर भी सामने आए तो तुरंत पहचान लेती हैं। मेरा नाम सर्वेश है। सर्वेश आज से 4 महीने पहले मर चुका है। वह गलत था, किसी और की लाश थी वह। किसकी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, शायद उसकी रही हो जिसने मुझे लूटा था। चटर्जी ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें लूटा था? हाँ। कब? किसने? हिम्मत करके युवक ने पहले ही से तैयार एक कहानी सुना दी। उस रोज तबीयत खराब होने की वजह से 8 के स्थान पर 7 बजे ही मैंने मुगल महल की अपनी सीट से छुट्टी कर ली थी और एक 3 व्हीलर में यहाँ के लिए आ रहा था कि जमुना के नाव वाले पुल पर एक लुटेरे ने मेरा 3 व्हीलर रोका और फिर मेरे सिर पर रिवॉल्वर के दस्ते से वार किया। मैं बेहोश हो गया। इस गढ़े हुए खूबसूरत ड्रामे के बीच 3 व्हीलर का ड्राइवर क्या कर रहा था? वह खामोश था। शायद लुटेरे से उसकी मिली भगत हो। क्या आप उस 3 व्हीलर का नंबर बता सकते हैं? शायद ही कोई 3 व्हीलर में बैठने से पहले उसका नंबर देखता हो। खैर, चटर्जी ने व्यंग पूर्वक कहा, अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी गढ़ी है तुमने। हाँ, तो तुम बेहोश हो गए, उसके बाद क्या हुआ?
जब होश आया तो खुद को मैंने एक अंधेरी और सीलन युक्त कोठरी में रस्सियों से बंधा पाया। मेरे मुंह पर टेप चिपका हुआ था और तन पर से सभी बाहरी कपड़े गायब थे। वेल डन। तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें लूटने की खुशी में वह लुटेरा तुम्हारे कपड़े पहनकर रेल की पटरियों पर जा लेटा? मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसा उसने अपनी किस खुशी की खातिर किया था। खैर, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें किसने किस मकसद से उस अंधेरी और सीलन युक्त कोठरी में कैद रखा? मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे पर नकाब डालकर सामने आता था। उसका मकसद मुझे जरूर मालूम है। वही बताओ। वह एक ब्लैंक बॉन्ड पेपर पर मेरे साइन चाहता था। किस लिए, यह मैं नहीं जानता। खैर, आपने उस पर साइन किए या नहीं? मैं पूरे 3 महीने तक अड़ा रहा। उससे कहता रहा कि जब तक मुझे वह यह नहीं बताएगा कि मेरे साइन का क्या करेगा, तब तक साइन नहीं करूंगा। मगर यह राज उसने मुझे कभी नहीं बताया और हमेशा यही कहता रहा कि जिस दिन मैं साइन कर दूंगा उस दिन वह मुझे कैद से मुक्त कर देगा। किंतु साइन लिए बिना हरगिज नहीं। 3 महीने बाद आखिर मुझे ही को टूटना पड़ा और उस ब्लैंक बॉन्ड पेपर पर साइन कर दिए। ओह, चटर्जी के लहजे में जबरदस्त व्यंग था। तो आपको साइन करने आते हैं? क्यों नहीं, पढ़ा लिखा हूं मैं। खैर, साइन के बाद क्या हुआ? अचानक ही जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसने मेरे सिर पर वार किया। मैं बेहोश हो गया और इस बार जब होश में आया तो बुद्धा गार्डन के एक कोने में मैं झाड़ियों के पीछे पड़ा था। यानी उसने तुम्हें छोड़ दिया था? जी हाँ, काफी ईमानदार अपराधी था। खैर, फिर? जेब में एक पैसा भी नहीं था। तन पर वे कपड़े थे जो कैद करने के 3 दिन बाद ही उसने मुझे दिए थे। मैं बुद्धा गार्डन से पैदल ही अपने घर यानी यहीं के लिए चल दिया था। राधू सिनेमा के नजदीक ही रिक्शा में स्कूल से लौटता वीसू मुझे मिल गया। घर जाने पर देखा कि रश्मि बेचारी खुद को विधवा समझ रही है। सारी दुनिया मुझे मृत समझ रही थी। काफी सोच समझकर सुलझी हुई खूबसूरत और ऐसी कहानी गढ़ी है तुमने कि जिसमें कोई ऐसा लीक पॉइंट भी न रहे जिसके जरिए यह पुष्टि की जा सके कि कहानी सच है या किसी गढ़े हुए जासूसी उपन्यास से चुराकर सुनाई गई। मगर फिर भी तुम चूक गए सिकंदर। अलग अलग तीनों को अलग अलग कहानी सुनाते फिर रहे हो तुम। क्या मतलब? मुगल महल के मैनेजर मिस्टर साठे से तुमने कहा कि तुम्हारी याददाश्त गुम है और तुम्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है, जबकि हमें तुम अभी अभी सब कुछ सुना चुके हो। बिल्कुल सफेद झूठ बोला युवक ने। मैंने मैनेजर से याददाश्त गुम होने के बारे में कब कहा? हमें उसी ने बताया है। वह झूठ बोलता है। झूठ तुम बोल रहे हो। हम उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। मैं तब भी यही कहूंगा कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने उससे सेम यही कहा था जो आपसे कहा है। आग उगलते हुए नेत्रों से उसे घूरता रह गया चटर्जी। गुर्राया। मैं समझ गया हूं कि तुम पूरे ढीठ हो और उसका सामना होने पर भी उसे ही झूठा कहते रहोगे। फिलहाल उसके पास भी तुम्हें झूठा साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं होगा। आप शायद हवा में तीर चला रहे हैं। हवा में तीर तो तुम चला रहे हो बेटे। जब पुलिस तीर चलाएगी तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। चटर्जी बिना सबूत के कोई बात नहीं करता है। यहाँ आने से पहले ही हम समझ चुके थे कि तुम खुद को सर्वोच्च साबित करने की भरपूर कोशिश करोगे और अब तक हम यही देख रहे थे कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुम क्या क्या दांव फेंकते हो, क्या कहानी सुनाते हो। जो मैं हूं वह साबित करने की भला मुझे जरूरत ही क्या है। मैंने एक शब्द भी खुद को सर्वोच्च साबित करने की मंशा से नहीं कहा है। केवल आपको वह घटना सुनाई जो मेरे साथ घटी और जिसकी वजह से यह भ्रम पैदा हुआ कि सर्वेश मर चुका है। तभी पानी से भरा स्टील का एक जग और 5-6 गिलास लिए विशेष वहां पहुंच गया। अभी उसने जग और गिलास सेंटर टेबल पर रखे ही थे कि युवक ने कहा, मैंने तुमसे चाय लाने के लिए कहा था वीसू, पानी नहीं। चाय लेकर मम्मी आ रही है पापा। उन्होंने कहा है कि तब तक पुलिस अंकल को पानी दो। जहां विशेष के पापा कहने पर
तीनों इंस्पेक्टर उस बच्चे को घूरने लगे थे। वहीं विशेष का वाक्य सुनकर युवक के समूचे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। चाय लेकर रश्मि आ रही है? उफ, यह क्या बेवकूफी कर रही है यहाँ। उसका लिबास ही इन कमबख्तों को सब कुछ समझा देने के लिए काफी होगा। उन्हें चाय लाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही ले आता हूँ। अजीब बौखलाए से स्वर में कहने के साथ ही युवक खड़ा हुआ। ठहरो मिस्टर, यहीं बैठो। इंस्पेक्टर दीवान के वाक्य और सर्द लहजे ने उसके रहे सहे हौसले भी पस्त कर दिए। चाय लेकर उन्हीं को आने दो। तुम्हारी तारीफ के चंद शब्द कम से कम उन्हें तो सुनने ही चाहिए। वही जाम होकर रह गया युवक। सारा शरीर सुन्न पड़ गया था, जैसे असंख्य चींटियां रेंग रही हो। उसकी इस अवस्था पर चटर्जी बड़े ही धूर्त अंदाज में मुस्कुराया। अपने सारे मंसूबे युवक को धराशायी होते से महसूस हो रहे थे। इन काइया इंस्पेक्टरों के सामने अपनी कहानी उसे बहुत कमजोर मालूम पड़ रही थी। और फिर अब चाय लेकर किसी भी क्षण वहीं खुद रश्मि आने वाली थी। उसके बाद बाकी कुछ नहीं रह जाता। कई पल की खामोशी के बाद इंस्पेक्टर चटर्जी ने कहा, उस जघन्य जुर्म में गिरफ्तार होने से बचने का एकमात्र तरीका यही था मिस्टर। न न बीच में मत बोलो। हमें सिर्फ यह साबित करना है कि वह जघन्य हत्याकांड तुमने किया है, और यह साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है। अंदर से पूरी तरह टूट चुकने के बावजूद भी युवक ने कहा, कैसे प्रमाण? फिंगरप्रिंट्स और राइटिंग से संबंधित भेद खोलने के लिए चटर्जी ने अभी मुंह खोला ही था कि वहां पाजेब की आवाज गूंज उठी। छम छम छम। सभी के साथ युवक की दृष्टि भी दरवाजे की तरफ उठ गई। दिल धक से धड़का और फिर मानो धड़कनें रुक गईं। युवक का दिलो दिमाग गैस से भरे गुब्बारे की तरह आकाश में उड़ चला। वहां रश्मि खड़ी थी, हाथ में ट्रे लिए। ट्रे में क्रॉकरी थी, चाय से भरी केतली। रश्मि को देखकर युवक के रोंगटे खड़े हो गए। धमनियों में बहता लहू जैसे जम गया। टांगे किसी 100 साल के बूढ़े की तरह कांप उठी। उफ, सुहागिनों के पूरे मेकअप में थी वह विधवा। हरे रंग की सच्चे गोटे की कड़ी, भारी जाल वाली साड़ी, उसी के साथ का ब्लाउज, पैरों में बिछुए, कानों में स्वर्ण बुंदे झूल रहे थे, नाक में नथ, मस्तक पर दमदमा रहा था सिंदूरी सूरज। मांग अपने अंतिम सिरे तक सिंदूर से लबालब भरी थी। पूरे मेकअप में थी रश्मि। नैनों के किनारों पर आई ब्रो तक लिपस्टिक से दमदमाते होठों पर मुस्कान बिखेरे उसने मेहमानों का स्वागत किया। उस वक्त युवक की आत्मा तक कांप रही थी जब रश्मि ने आगे बढ़कर ट्रे मेज पर रख दी। सन्नाटे के बीच चांदी की पाजेबों की खनखनाहट गूंजी। युवक के साथ ही जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति को सांप सूंघ गया था। सबसे पहले बोलने का साहस चटर्जी ने ही जुटाया। उसने रश्मि से पूछा, आप मिसेस सर्वेसा है ना? जी हाँ। अपने रूल से युवक की तरफ इशारा करके चटर्जी ने पूछा, क्या यही सर्वेसा है? जी हाँ। ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? रश्मि बोली, जैसे आप यह कह सकते हैं कि आप इंस्पेक्टर चटर्जी हैं। चटर्जी के मन मस्तिष्क को एक झटका सा लगा। फिर भी उसने संभल कर कहा, मेरा मतलब यह है कि मिस्टर सर्वेस तो आज से 4 महीने पहले ही वह किसी अन्य की लाश थी। दीवान कह उठा, मगर आप ही ने शिनाख्त की थी? जरूर की थी। उस लाश के कपड़े और जेब से निकले सामान से जो लगा मैंने वही कहा। मुझ अभागिन ने सुहागिन होते हुए भी वहां अपनी चूड़ियां तोड़ डाली। आप भी जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि उस लाश का चेहरा शिनाख्त के काबिल नहीं था। अगर आपको याद न हो तो उस लाश का फोटो देख सकते हैं। कहने के साथ ही रश्मि ने सर्वेस की लाश का फोटो उसकी तरफ उछाल दिया। चटर्जी के बाद फोटो को आंग्रे और दीवान ने भी देखा। अगर यह सर्वेस है तो क्या आपने पूछा कि 3 महीने यह कहाँ गुम रहा? रश्मि ने वही कहानी सुना दी जो कुछ देर पहले युवक सुना चुका था। चटर्जी बहुत धैर्यपूर्वक उसे सुनता और होठों ही होठों में मुस्कुराता रहा। उसके चुप होने पर पूछा, यह सब आपको इसी ने बताया है ना? जी हाँ। और आपने यकीन कर लिया? रश्मि ने बहुत शांत स्वर में कहा, जी नहीं। फिर? चटर्जी चौंक पड़ा।
ऐसी कहानी तो कोई बहरूपिया भी सुना सकता था। इसीलिए मैंने अपने तरीके से जांच की कि ये वही हैं या नहीं, और हर जांच में ये खरे उतरे। कैसी जांच? मैंने इनसे ढेर सारे सवाल किए जिनके जवाब केवल सर्वेश को ही मालूम हो सकते थे। पति पत्नी के बीच ऐसी सैकड़ों गुप्त बातें होती हैं जिन्हें उन दोनों के अलावा कोई नहीं जान सकता, मसलन बेडरूम की बातें, और ऐसी हर जांच में ये खरे उतरे हैं। शायद पुरुष को उसकी पत्नी से ज्यादा कोई नहीं जानता, और अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये ही मेरे पति हैं, वे जिन्हें मृत समझ लिया गया था। एक लंबी और ठंडी सांस भरी चटर्जी ने बोला, लगता है रश्मि बहन कि आप इस बहुरूपीय और जालसाज के द्वारा पूरी तरह ठग ली गई हैं। आपको गलतफहमी है, भ्रम का शिकार तो आप हो गई हैं। इस दरिंदे की हकीकत सुनेंगी तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। सर्वेश बनकर यहाँ एक और संगीन जुर्म कर चुका है। यहाँ एक विधवा को सुहागिन बनाने का जुर्म, धोखे में डालकर गीता सी पाक एक विधवा का सर्वस्व लूटने का जुर्म। इससे गिरा हुआ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं समझी नहीं। जिस तरह 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा यह जानता है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, उसी तरह हम यह जानते हैं कि यह एक ऐसा युवक है जिसकी याददाश्त एक एक्सीडेंट के बाद लुप्त हो गई। युवा लड़कियों को निर्वस्त्र करके उनका गला घोंटकर हत्या कर देने का जुनून सवार होता है इस पर। गाजियाबाद के एक बंद मकान में यह रूबी नाम की युवती का कत्ल कर चुका है। कत्ल ही नहीं बल्कि सबूत मिटाने के लिए रूपेश नाम के एक जीते जागते युवक को रूबी की लाश के साथ जलाकर खाक कर देने की कोशिश की इसने। मिट्टी का तेल छिड़ककर उन दोनों जिस्मों में आग लगा दी और वहां से भाग आया। बाद में आपके पति से शक्ल मिलने के कारण इसने आपको ठगा। उसी जघन्य कांड की सजा से बचने के लिए अब यह सर्वेश होने का नाटक कर रहा है। यह झूठ है, यह झूठ है। रश्मि चीख पड़ी। यह सब सच है रश्मि बहन, और सच को साबित करने के लिए हमारे पास सबूत हैं। कैसे सबूत? चटर्जी अपने तुरुप के इक्के को अभी खोलने ही वाला था कि आह आह उई, युवक के हलक से चीखें उबल पड़ी और चटर्जी के साथ सभी ने चौंक कर उस तरफ देखा। अरे! न केवल रश्मि बल्कि चटर्जी के हलक से भी चीख निकल गई। जाने कैसे चाय से भरी केतली फूट गई थी और उसमें भरी जलती हुई सारी चाय युवक के दाएं हाथ पर गिरी थी। इतना ही नहीं, चाय के हाथ पर गिरते ही चीखते हुए युवक ने वह हाथ पानी से भरे जग के अंदर डाल दिया था। साथ ही एक बार फिर हलक फाड़कर चिल्लाया था, वहां क्या कर रहे हो? चीखते हुए चटर्जी ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके से हाथ जग से बाहर निकाला। उफ! हाथ बुरी तरह जल गया था, फफोले पड़ गए और चाय के गिरते ही हाथ पानी में डाल देने की वजह से कुछ फफोले फूट भी गए थे। सारे हाथ की खाल उतरकर झुलस गई थी। खाल के लोथड़े मलाई की तरह लटक गए थे और युवक मार्मिक ढंग से चीखे जा रहा था। उसकी कलाई पकड़े चीखते हुए युवक को चटर्जी हैरत अंगेज दृष्टि से देख रहा था। रश्मि एक अलमारी की तरफ लपकी, बरनौल लाकर उसने युवक के जख्मी हाथ पर लगा दी। देखते ही देखते उस हाथ पर एक पट्टी बंध गई और अब चटर्जी समझ चुका था कि इस एक ही पल में युवक कितना खतरनाक खेल खेल चुका है। जब पट्टी पूरी तरह बंध चुकी तब चटर्जी ने अपने रूल के सिरे से युवक के सीने को ठोकते हुए कहा, आई लाइक इट यंग मैन, आई लाइक इट। अब दुनिया की कोई भी पद्धति न तुम्हारी उंगलियों के निशान ले सकती है और न ही राइटिंग के। चटर्जी मान गया कि तुम चालाक हो और चालाक जानवरों का शिकार करना चटर्जी का बहुत पुराना शौक रहा है। चालाकियों से भरा यह खेल जो तुमने शुरू किया है वह मुझे कबूल है। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे। बहुत दिन से चटर्जी किसी तुम जैसे मुजरिम से टकराने के लिए मचल रहा था। जाने आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी हर अदा मुझे पसंद आई है। फिलहाल चलता हूँ। चलो दीवान। मगर यह हाथ इसने जानबूझकर प्लीज दीवान चलो। उसकी बात बीच में ही काटकर चटर्जी ने कहा। दीवान, आंग्रे और सिपाही
चटर्जी की इस हरकत का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी उसके आदेश पर सभी चल पड़े। चटर्जी ने युवक पर अंतिम दृष्टि डाली, बड़े मोहक ढंग से मुस्कुराया और बोला, मगर सुनो दोस्त, यह कोई स्थायी हल नहीं हुआ। कुछ ही दिन में हाथ ठीक हो जाएगा, नई खाल आ जाएगी, तब तुमसे लिखवाया भी जाएगा और इन उंगलियों के निशान भी लिए जा सकेंगे। आप आखिर बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें स्थायी हल बता सकता हूं, और वह यह है कि इस कमबख्त हाथ को ही काट कर फेंक दो। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वैसे भी फांसी पर झूल जाने से हाथ गंवाना हर हालत में बेहतर है। कहने के बाद कुछ भी सुनने के लिए वह वहां रुका नहीं, बल्कि तेज और लंबे कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रश्मि ने आवाज दी। दरवाजे के बीचों बीच चटर्जी ठिठका। आप सबूत पेश करने वाले थे? चटर्जी ने बिना मुड़े कहा। मैं क्या पेश करने वाला था यह उसी से पूछ लीजिएगा जिसके लिए आप सुहागिन बनी हुई हैं। केवल एक ही सवाल कीजिएगा इससे, यह कि इसने अपना हाथ क्यों जला लिया है। युवक और रश्मि अवाक से खड़े रह गए, जबकि चटर्जी हवा के झोंके की तरह जा चुका था। आंग्रे के स्वर में रोष था। तुम उसे छोड़ क्यों आए? और किया भी क्या जा सकता था? हम उसे गिरफ्तार कर सकते थे। पुलिस के पास जो सबूत हैं उन्हें निष्फल करने और पुलिस को चकमा देने की कोशिश में अपना ही हाथ जला लेने का संगीन अभियोग भी लगता उस पर। तुम्हारी भूल है। क्या मतलब? आज हम उसे गिरफ्तार कर लेते। उसे हत्याकांड का मुजरिम साबित करने के लिए राइटिंग और उंगलियों के निशानों के अलावा हमारे पास कोई तीसरा ठोस प्रमाण नहीं है, और फिलहाल कम से कम 15 दिन के लिए उसने इन प्रमाणों को बेकार कर दिया है। नतीजा यह है कि वह जेल नहीं जा पाता, जमानत वहीं आसानी से हो जाती, और आज तक चटर्जी द्वारा अदालत में पेश किए गए एक भी मुजरिम की जमानत नहीं हुई है। रात भर तो उसे थाने में ही रहना था, दीवान ने कहा। टार्चर करने की मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं कि किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, वह खुद ही सब कुछ बक देता। अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए चटर्जी ने कहा, पहली बात तो यह है दोस्त कि मेरे अध्ययन के मुताबिक वह तुम्हारे किसी भी डिग्री के टार्चर से टूटने वाला नहीं है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टार्चर वाले अमानवीय तरीके से मुझे नफरत है। बुरा न मानना, दरअसल मैं यह समझता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर मुजरिम को टार्चर करके उससे हकीकत उगलवा रहा है तो यह उसके विवेक, सूझबूझ और दिमाग की असफलता है, और टार्चर करना अपनी सफलता की खीज उतारना है। मेरे ख्याल से सिकंदर जैसे चालाक और धूर्त मुजरिम की अक्ल को दुरुस्त करने के लिए टार्चर एक नायाब और जरूरी तरीका है। हमारे विचारों में बुनियादी फर्क है। अपने तरीके से तो हमने देख ही लिया कि उसने क्या हरकत की है। अब जरा तुम मुझे मेरे ढंग से काम करने की इजाजत दे दो। मैं उस हरामजादे को अभी गिरफ्तार करके ले आऊंगा, और फिर तुम देखना कि टार्चर रूम में वह किस तरह चीख चीख कर अपना जुर्म कबूल करेगा। बुद्धि की लड़ाई में हाथ पैरों का इस्तेमाल अनुचित है। क्या मतलब? चटर्जी बोला। सच मानो आंग्रे, चटर्जी के लायक यह केस अब बना है। निश्चय ही मैं पहली बार इतने चालाक अपराधी से टकरा रहा हूं, और प्लीज तुम इस टकराव में अड़चन मत बनो। आंग्रे के साथ ही दीवान भी उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगा। अब मैं समझी कि तुम इस घर से जाकर भी लौट क्यों आए थे। नेत्रों से उस पर चिंगारियां बरसाती हुई रश्मि गुर्रा रही थी। अब मेरी समझ में आया कि वीसू और माजी को अपने मोह जाल में क्यों फंसाया था तुमने। क्यों तुम 1 महीने तक इस चारदीवारी से बाहर नहीं निकले। मेरी बात तो सुनिए रश्मि जी। हत्यारे, पापी, अरे तूने सचमुच ठगा है मुझे, मेरे वीसू और माजी को। बहुत बड़ा जालसाज है तू। तूने मुझे बातों के ऐसे जाल में फंसाया कि मैं कुछ समझ ही न सकी। जब मैंने इस दाढ़ी मूछ के बारे में पूछा तो बोला कि यह रूप तूने उनके हत्यारों तक पहुंचने के लिए धरा है। उफ, यह हकीकत तो मुझे अब पता लगी है कि दरअसल
उनके रूप में तू अपने ही पापों को छुपा रहा है। यह गलत है रश्मि जी। वह इंस्पेक्टर ठीक ही कहता था। मेरी सारी पवित्रता भंग कर दी है तुमने, मेरा सर्वस्व लूट लिया है। विधवा होकर मैंने यह लिबास पहना, चूड़ियां और बिछुए पहने, बिंदी लगाई और सिंदूर मांग में भरी। उफ, एक विधवा के लिए श्रृंगार करने से बड़ा पाप और क्या हो सकता है। और यह पाप मैंने सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर किया। तुमने कहा था कि सर्वेश के जीवित होने की खबर से जैसी खलबली उसके हत्यारों में मचेगी, वैसी ही पुलिस में भी। और पुलिस के सामने तुम्हें सर्वेश ही साबित करना जरूरी है, ताकि मुजरिमों को तुम्हारे सर्वेश होने का यकीन हो जाए। तुम्ही ने पुलिस को वह कहानी सुनाने के लिए कहा था जो मैंने सुनाई। युवक ने कहा, तुम सर्वेश के हत्यारों के जाल में फंस रही हो रश्मि। क्या मतलब? वह गुर्राई। पुलिस को यहाँ भेजना हत्यारों की कोई साजिश थी। कहानियां गढ़ने में तो माहिर हो तुम, शायद फिर कुछ गढ़ रहे हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनती क्यों नहीं हो रश्मि? क्या सुनूं? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने रूबी की हत्या नहीं की? और युवक ने कह दिया, मैंने कोई हत्या नहीं की। क्या? रश्मि की आंखें हैरत से फट पड़ी। सब कुछ इतना ज्यादा स्पष्ट होने के बावजूद भी क्या तुम ऐसा कहने की हिम्मत रखते हो? उफ, गजब के ढीठ हो। सफेद झूठ बोलते हो। सूरज की तरफ देखकर तुम कहते हो कि रात है, और यह भी चाहते हो कि लोग तुम्हारे कथन पर यकीन कर लें। दिन को रात साबित करने पर आमादा हो गया युवक बोला। पर प्लीज प्लीज रश्मि जी, ठंडे दिमाग से सिर्फ 5 मिनट चुप रहकर मेरी बात सुन लो। उसे घूरती हुई रश्मि ने कहा, बोलो। डॉली ने जो कुछ बताया है उससे जाहिर है कि सर्वेश की हत्या के पीछे अपराधियों का कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा गिरोह है। इसका मतलब यह है कि वे लोग फिजिकल ताकत के अलावा आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और जरा सोचो, ऐसे 10-20 इंस्पेक्टरों को खरीद लेना पैसे वालों के लिए क्या मुश्किल है। तुम यह कहना चाहते हो कि वे सब गैंग द्वारा खरीदे हुए थे? हाँ, मुझे जीवित देखते ही गैंग में खलबली मच गई। निश्चय ही सर्वेश को इस गैंग का कोई ऐसा राज मालूम रहा होगा जिसके खुलने पर गैंग के बास डरते हैं, और वह राज ही शायद सर्वेश की हत्या का कारण रहा होगा। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे सर्वेश समझा। तुरंत ही उन्हें यह डर था कि कहीं मैं उनका यह राज न खोल दूं, और तब ही वे एक्टिव हो गए। इन पुलिस वालों को खरीदकर उन्होंने मुझे हत्या के अभियोग में गिरफ्तार कर लेने का षड्यंत्र फैला दिया। तुम्हारा मतलब यह है कि रूबी के मरने, रूपेश के जलने आदि का कांड कहीं हुआ ही नहीं है। एक काल्पनिक कहानी गढ़कर वे तुम्हें जेल में डाल देना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। संभव है कि उनका बताया हुआ कांड कहीं हुआ हो, मगर मुझसे उनका कोई संबंध नहीं है। उस कांड के मुजरिम के रूप में मुझे फंसा देने की कीमत ही इन इंस्पेक्टरों ने गैंग से ली होगी। तुम भूल रहे हो कि वे तुम्हें फंसा नहीं रहे थे, बल्कि साबित कर रहे थे। शायद घटना स्थल से बरामद उनके पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और राइटिंग है। अगर ऐसा नहीं है तो जवाब दो, अपने हाथ की यह दशा क्यों बना ली तुमने? क्योंकि मैं उनकी साजिश समझ गया था। कैसी साजिश? तुमने भी गौर किया होगा कि बातों के बीच उनके मुंह से मुगल महल के मैनेजर मिस्टर साठे का नाम निकल गया था। निश्चय ही सर्वेश की हत्या का मुगल महल होटल से कोई संबंध है, क्योंकि रंगा बिल्ला वहीं अक्सर आते रहते हैं और वहां से वे सर्वेश को अपने साथ ले गए थे। बल्कि मुझे तो लगता है कि मैनेजर का ही उस गैंग से कोई संबंध है। क्या मतलब? ऑफिस में आज उसने मुझसे एक कागज पर साइन कराए थे। जाहिर है कि पेन और उसकी मेज पर मेरे फिंगरप्रिंट्स भी रह गए होंगे। उसने राइटिंग और निशान पुलिस को दिए, साथ ही नोट देकर यह भी कहा होगा कि इसे संगीन जुर्म में फंसा दो। पुलिस इतनी जल्दी सीधी यहाँ पहुंच गई, इससे भी जाहिर होता है कि उसे मैनेजर ने ही यहाँ भेजा। वक्त रहते मेरे जहन में यह बात आ गई कि मैनेजर की मेज से लिए मेरे फिंगरप्रिंट्स को पुलिस बड़े आराम से किसी ऐसे स्थान से लिए दिखाकर अदालत में पेश कर देगी जहां जघन्य कांड हुआ होगा। यह विचार दिमाग में आते ही मैंने अपना हाथ जला लिया। इस बार चुप रह गई रश्मि।
युवक को देखते ही रह गई थी वह। युवक समझ गया कि लोहा गर्म हो चुका है, अतः उसने भरपूर चोट की। अगर उनमें पुलिस को खरीद लेने की क्षमता न होती तो जरा सोचो रश्मि, डॉली के अनुसार सर्वेश को जहर देकर मारा गया था। क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह बात छुपी रह सकी होगी? उनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था। युवक के होठों पर धिक्कारात्मक मुस्कान उभर आई। बोला, होता भी क्यों? पुलिस को तो उस गैंग ने पहले ही खरीद लिया होगा। ये शब्द रश्मि के जहन पर असर कर रहे थे। यह खामोश खड़ी सुन रही थी। युवक ने एक और चोट की। वह सारा मामला इंस्पेक्टर दीवान के हाथ में था और वही इंस्पेक्टर दीवान आज भी यहां आया था। इसमें शक नहीं कि युवक के शब्दों ने रश्मि के मस्तिष्क को प्रभावित किया। वह यह सोचने पर विवश हो गई थी कि कहीं सचमुच यह सब उसी गैंग की साजिश तो नहीं थी। एक के बाद एक अपने तर्कस के सभी तीर चलाते हुए युवक ने रश्मि को लाजवाब कर दिया था। कहना चाहिए कि सूरज की तरफ देखते हुए अच्छे खासे दिन को रात करके दिखाया था उसने। और अब उसने रश्मि को ठोक बजाकर देखा। क्या तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ है रश्मि? मैं दुविधा में फंस गई हूं। कैसी दुविधा? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या रूबी या रूपेश नाम के व्यक्तियों से संबंधित किसी हत्याकांड से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल नहीं, इस बार युवक ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। खामोशी के साथ रश्मि उसे घूरती रही। बोली, फिलहाल मैं तुम्हारे इस कथन पर यकीन कर लेती हूं, मगर इस चेतावनी के साथ कि अगर कल हकीकत के रूप में मुझे वही पता लगा जो पुलिस कह रही थी तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। जरूर, मगर एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगा। क्या? इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि मेरे और सर्वेश के हत्यारे के बीच उनके इस हमले के साथ ही खुली जंग का ऐलान हो चुका है। मैं अपनी चालें चलूंगा, वे अपनी, और वे कोई भी चाल चल सकते हैं। मेरे और आपके बीच मतभेद पैदा करने वाली चालें भी, आपकी दृष्टि में मेरा कैरेक्टर गिराने की चाल भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद को उनकी ऐसी किसी भी चाल से बचाकर रखें। कोशिश करूंगी, मगर एक बात अभी भी कहूंगी मिस्टर, रश्मि ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ है। मैं सोचती हूं कि या तो तुम वाकई निर्दोष हो या इतने बड़े जालसाज और ठग हो जो अपनी गढ़ी हुई तर्कपूर्ण कहानियों से दिन को रात साबित कर सकता है। और अगर तुम वहां हो तो निश्चय ही हत्यारे हो। और कान खोलकर सुन लो कि रश्मि अपने पति के हत्यारों से बदला लेने के लिए किसी मासूम के हत्यारे से हरगिज समझौता नहीं कर सकती। सैकड़ों ट्यूबलाइटों से जगमगाता हुआ वह एक बहुत बड़ा हॉल था। सिचुएशन से ही जाहिर था कि वह हॉल किसी बहुत बड़ी इमारत के नीचे छुपा तहखाना है। वहां दिन जैसा प्रकाश फैला था। दीवारों के सहारे वर्दीधारी सैनिक खड़े थे। उन सभी के पैरों में कपड़े के जूते थे। हरी वर्दी पर लंबी कपड़े की चौड़ी बेल्ट और सिर पर लाल रंग की कैप लगाए, हाथों में गन लिए वे इस कदर मुस्तैद खड़े थे कि जैसे किसी भी पल किसी को भी शूट कर देने के लिए तैयार हों। उनकी गनें उन लोगों की तरफ तनी हुई थी जो पंक्तिबद्ध हाल के बीचों बीच खड़े थे। उनमें एक चेहरा ऐसा था जिससे पाठक पूर्ण परिचित हैं। वह चेहरा था रूपेश का, जला हुआ, बीभत्स, भयानक और डरावना चेहरा। अपने साथ पंक्ति में खड़े अन्य लोगों की तरह ही वह भी बिल्कुल खामोश खड़ा हॉल के एक तरफ बने मंच की तरफ देख रहा था। उस मंच की तरफ जिसके अग्रिम सिरे पर पंक्तिबद्ध कम से कम 10 सर्च लाइटें लगी हुई थी और प्रत्येक सर्च लाइट का प्रकाश इधर ही की तरफ था। अतः मंच अंधेरे में डूबा सा नजर आता था। एकाएक ही मंच की छत पर लगा एक लाल रंग का बल्ब जलने बुझने लगा और उसके साथ ही सारे हॉल में पिंग पिंग की आवाज गूंजने लगी। हॉल में मौजूद सभी लोग पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद नजर आने लगे। फिर मंच पर एक साया नजर आया, सिर्फ साया। चेहरा स्पष्ट नहीं चमक रहा था उसका। हाँ, लिबास चांदी जैसे रंग का चमकदार होने की वजह से जरूर चमक रहा था। चुस्त लिबास था वह। बल्ब ने जलना बुझना बंद कर दिया।
पिंग पिंग की आवाज भी बंद हो गई। एकाएक मंच से सर्द आवाज उभरी, रंगा बिल्ला। पंक्ति से एक साथ दो क्रूर से नजर आने वाले युवक दो कदम आगे बढ़कर रुकते हुए सम्मानित स्वर में बोले, यशवास, क्या तुम्हें मालूम है कि आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमें पता लगा है बॉस कि सर्वेश को जीवित देखा गया है। उनमें से एक ने कहा, क्यों? इस बारे में सुनकर हम खुद चकित हैं बॉस। ऐसा पहली बार देखा गया है कि जिसकी लाश रंगा बिल्ला ने ठिकाने लगाई हो वह जीवित देखा जाए। क्या आज से 4 महीने पहले ठिकाने लगाई गई वह लाश सर्वेश की नहीं थी? यकीनन वह सर्वेश की ही लाश थी बॉस। और फिर इस मामले में केवल हम ही नहीं, शाही कोबरा भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने जिसे जहर देकर मारा, यह नहीं माना जा सकता कि वह सर्वेश नहीं था, क्योंकि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि शाही कोबरा की आंखें धोखा खा सकती हैं। हमने रेल की पटरी पर यकीनन उसी लाश को रखा था जो हमें शाही कोबरा ने सौंपी। हमें हुक्म दिया गया था कि लाश को पटरी पर इस तरह रखें कि ट्रेन के गुजरने के बाद उसका चेहरा न पहचाना जा सके। हमने अक्षरशः उनके हुक्म का पालन किया था। इस मामले से शाही कोबरा भी बहुत चकित है और चिंतित है। वे उसे 2 दिन से ज्यादा जीवित देखना नहीं चाहते। वह दूसरे दिन भी जीवित नहीं मिलेगा। गुड, मंच की तरफ से आवाज उभरी, तुम जा सकते हो। विशेष ढंग से अभिवादन करके वे दोनों कदम से कदम मिलाकर बाहर चले गए। और तब बॉस ने पुकारा, रूपेश। यस बॉस। रूपेश पंक्ति से 2 कदम आगे निकल आया। तुम्हारी जमानत सेठ न्यादर अली ने ली थी ना? यस बॉस। कमाल की बात है, भला उसने तुम्हारी जमानत क्यों ली थी? कचहरी में अपने वकील और इंस्पेक्टर आंग्रे के सामने तो उसने खुद को एक महान और आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उसने मेरी जमानत क्यों ली थी, इसका रहस्य तो मुझे तब पता लगा जब वह मुझे अपने बंगले पर ले गया। वहां क्या किया उसने? उस सारे सिलसिले से संबंधित वह मुझसे कोई ऐसी बात जानना चाहता था जो मैंने पुलिस को ना बताई हो। ओह, इसका मतलब यह कि न्यादर अली एक नंबर का धूर्त है। फिर तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? सवाल ही नहीं उठता बॉस। मीठी मीठी बातें बनाकर वह मुझे अपने बंगले ही में कैद रखना चाहता था, मगर मौका मिलते ही मैं वहां से भाग आया। गुड, मैं बहुत शर्मिंदा हूं बॉस। शाही कोबरा से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। मैं पूरी तरह से उनके हुक्म पर अमल नहीं कर सका। शाही कोबरा को सब मालूम है। वे जानते हैं कि इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए तुमने अपनी पत्नी खो दी, अपनी खूबसूरत शक्ल खो दी, मगर फिर भी पुलिस को यह नहीं बताया कि यह सब कुछ तुम शाही कोबरा के लिए कर रहे थे। सारा जुर्म तुमने अपने ही ऊपर ले लिया है। तुम्हारी इस कुर्बानी का इनाम शाही कोबरा जरूर देंगे। थैंक यू बॉस। अब तुम क्या चाहते हो? एकाएक ही रूपेश का डरावना चेहरा विकृत हो गया। बड़ी ही हिंसक गुर्राहट निकली उसके मुंह से। मैं याददाश्त भूले उस हरामजादे युवक से अपनी माला के खून और मुझे इस हालत तक पहुंचाने का बदला लेना चाहता हूं। मंच से बॉस ने कहा, मिलेगा रूपेश, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा। मुगल महल के काउंटर पर पहुंचकर इंस्पेक्टर दीवान ने कहा, मेरा नाम दीवान है और ये हैं इंस्पेक्टर चटर्जी। मैनेजर से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, डॉली ने कहा, यह तो आपको बताना ही होगा कि किस संबंध में। दीवान ने सवालिया नजरों से चटर्जी की तरफ देखा। दीवान इस समय यूनिफॉर्म में था, जबकि चटर्जी स्लेटी रंग का सूट पहने था। उसने डॉली से कहा, क्या यहाँ कल सर्विस आया था? जी हाँ, कहते समय डॉली चौंक पड़ी और उसका यह चौंकना चटर्जी की पैनी निगाहों से छुप नहीं सका। सामान्य स्वर में ही उसने कहा, उनसे कहो कि हम सर्विस के संबंध में मिलना चाहते हैं। मैं समझी नहीं, सर्विस के संबंध में उनसे क्या बातें करना चाहते हैं आप? चटर्जी की दृष्टि कुछ और पैनी हो गई। बोला, हम यह जांच कर रहे हैं कि जो सर्विस कल यहाँ आया था वह सर्विस ही था या उसकी शक्ल में कोई बहुरूपिया है। डॉली के होश उड़ गए। क्या वह कोई बहुरूपिया भी हो सकता है? बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ चटर्जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता?
आखिर 4 महीने पहले सर्वेश ने आत्महत्या कर ली थी। वह तो ठीक है, मगर हमें तुमसे बातें नहीं करनी है। एकाएक ही उसकी बात बीच में काटकर दीवान गुर्रा उठा। हमारे आने की सूचना मैनेजर को दो। शक पकाकर डॉली ने रिसीवर उठा लिया। मैनेजर को सूचना दी। थोड़ी देर बाद रिसीवर रखते समय वह शुष्क कंठ से सिर्फ इतना ही कह सकी, आप जा सकते हैं। थैंक यू बेबी, मगर मुझे दुख है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। बड़े ही अजीब अंदाज में कहने के बाद चटर्जी दीवान के साथ मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गया। डॉली हक्की बक्की सी खड़ी रह गई थी। वह चटर्जी द्वारा कहे गए अंतिम वाक्य का अर्थ बिल्कुल नहीं समझी। हाँ, यह प्रश्न बड़ी तेजी से उसके जहन में कौंधा था कि सर्वेश सचमुच सर्वेश ही है या कोई बहुरूपिया। यह राज उसे भी पता लगना चाहिए। अतः वह मैनेजर के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ लपकी और अगले ही पल वह अंदर होने वाली बातें सुन रही थी। भला आपको यहां से कैसे मालूम हो सकता है कि यह सर्वेश ही है या कोई और? साठे ने चकित भाव से पूछा। चटर्जी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, आपके पास 4 महीने पहले का वह रजिस्टर तो होगा ही जिसमें सर्वेश अपनी ड्यूटी पर आने जाने का समय लिखकर अपने साइन करता हो। हाँ बिल्कुल है। सर्वेश कैशियर था। उसके द्वारा तैयार किए गए खाते भी होंगे। जी बिल्कुल है, मगर उनसे होगा क्या? मुझे केवल यहाँ काम करने वाले सर्वेश की राइटिंग चाहिए। जो व्यक्ति कल यहाँ आया था उसकी राइटिंग मेरे पास है। दोनों को मिलाने से गुत्थी सुलझ जाएगी। ओह वेरी नाइस, साठे कह उठा। चटर्जी के लिए उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए थे। बोला, लेबर का हाजिरी रजिस्टर तो मेरे पास रहता ही है। संयोग से 4 महीने पहले के कैश रजिस्टर भी मेरे पास हैं। उन्हें निकालिए। साठे ने मेज पर पड़े चाबी के गुच्छे में से एक चाबी से दराज खोली और कुछ ही देर बाद चटर्जी उसके द्वारा दिए गए रजिस्टर से गवाह के स्थान पर ली गई सिकंदर की राइटिंग मिला रहा था और मिलाते ही मिलाते वह बड़े गहरे अंदाज में मुस्कुरा उठा। उत्सुक साठे ने पूछा, क्या रहा? यह सर्वेश नहीं, कोई बहुरूपिया है। बहुरूपिया? मगर वह यहाँ क्यों आया था? क्या चाहता है? यह सब तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लगेगा, मगर हाजिरी रजिस्टर में सर्वेश के अंतिम दिन यहाँ से जाते समय का कॉलम भरा हुआ क्यों नहीं है? शायद उसने तबीयत खराब होने की वजह से नहीं भरा था। हो सकता है, चटर्जी ने कहा। अब हमारा लक्ष्य यह पता लगाना है कि खुद को सर्वेश साबित करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, और उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं मिस्टर साठे। मैं आपके हर हुक्म का पालन करने के लिए तैयार हूं। वह जब भी यहां आए यही जाहिर करें कि आप उसे सर्वेश मानते हैं। अपनी सीट पर अगर काम करना चाहे तो वह भी उसे दे दें। पुलिस की नजर बराबर उस पर रहेगी। कोई भी पॉइंट हाथ में आते ही हम उसे पकड़ लेंगे। किसी पॉइंट की जरूरत ही कहां रह गई है? आपने अभी कहा कि राइटिंग से क्लियर हो चुका है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। केवल हमारे दिमागों में क्लियर हुआ है, अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। क्यों? हम आपको बता चुके हैं कि उसने अपना हाथ जला लिया है, अतः उसकी वर्तमान राइटिंग नहीं ली जा सकती। आपके रजिस्टरों की राइटिंग को वह अपनी ही कहेगा और इस राइटिंग को जो हमारे पास है कहेगा कि यह उसकी नहीं है। जाने किसकी राइटिंग से रजिस्टर में मौजूद राइटिंग को मिलाकर मुझे बहुरूपिया साबित किया जा रहा है। ओह नो, अपने 4 महीने गुम रहने की वजह उसने आपको क्या बताई थी? याददाश्त गुम होना। वह कहता है कि उसने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या मतलब? साठे उछल पड़ा। वह बकता है, एकदम झूठ बोल रहा है। वह उसने मुझसे कहा था कि हम जानते हैं, मगर फिलहाल उसके झूठ को साबित नहीं कर सकते। कमाल कर रहे हैं आप, मुझसे सामना कराइए उसका। चटर्जी ने उसी मुस्कान के साथ कहा, सामना होने पर आप कहते रहेंगे कि वह झूठा है। वह कहता रहेगा कि आपके पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। सो बात वहीं लटकी रहेगी। हद हो गई, इतना ढीठ है वह? शायद इससे भी ज्यादा। खैर, फिलहाल आपके लिए उसे सर्वे से ही समझ लेना कारगर होगा, मगर अपनी काउंटर गर्ल से जरा सावधान रहें।
क्या मतलब? वह मुझे रहस्यमय लगती है। संभव है कि इस बहुरूपिये से मिली हुई हो। उसकी तरफ से सतर्क रहने की सख्त आवश्यकता है। कहने के साथ ही चटर्जी उठ खड़ा हुआ और दीवान के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस वक्त साठे के ऑफिस की किसी भी दीवार पर सेठ न्यादर अली का फोटो नहीं लगा हुआ था। डॉली का दिल तभी से धक धक कर रहा था जब से उसने मैनेजर के कमरे में होने वाली बातें सुनी थी, जहां से उसे यह पता लगा था कि जिससे वह अपना दिल खोल बैठी है, जिसे अपना राज बता दिया है, वह सर्वेश नहीं कोई बहुरूपिया है। वहीं अपने बारे में इंस्पेक्टर चटर्जी के विचार सुनकर उसके होश उड़ गए थे। यह महसूस करके ही उसकी हालत पतली हुई जा रही थी कि पुलिस की नजर मुझ पर है और वे मुझे उस बहुरूपिये का साथी समझ रहे हैं। उफ, मैं उससे मिली ही क्यों? सर्वेश समझकर मैंने उसे राज क्यों बता दिया? पता नहीं वह कमबख्त कौन है, किस चक्कर में है। उसके साथ व्यर्थ ही मैं भी फंस जाऊंगी। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जल्दी से एक पैड और बॉल पेन उठाया। लिखा, मैं जान चुकी हूं कि तुम सर्वेश नहीं हो। सुनो, दीवान और चटर्जी नाम के दो इंस्पेक्टर यहाँ आए, साठे जी से मिले। उनके पास तुम्हारी राइटिंग थी जिसे 4 महीने पहले सर्वेश द्वारा तैयार किए गए रजिस्टरों से मिलाकर वे जान गए हैं कि तुम सर्वेश नहीं हो। कमरे में साठे जी से होने वाली सारी बातें मैंने भी छुप कर सुन ली हैं। मैं नहीं जानती कि तुम किस चक्कर में हो, मगर इतना जान गई हूं कि तुम जिस चक्कर में हो सफल नहीं हो सकोगे। साठे जी और पुलिस तुम्हारी हकीकत जान गए हैं। उनकी योजना यह बनी है कि तुम्हें सर्वेश ही होना जाहिर करके यहाँ सर्वेश का काम दे दिया जाए। पुलिस की नजर हर पल तुम पर रहेगी और केवल तुम्हें फंसाने के उद्देश्य से ही यह साजिश की जा रही है। अतः तुम अपने किसी मकसद में हरगिज कामयाब नहीं हो सकोगे। खैरियत चाहते हो तो सर्वेश का यह चोला उतार फेंको। जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से बाहर भाग जाओ। अगर तुमने ऐसा न किया तो निश्चय ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे। पत्र लिखने के बाद उसने एक बार पढ़ा। उसे यकीन हो गया कि इस पत्र को पढ़ने के बाद बहुरूपिया एक पल के लिए भी दिल्ली में नहीं ठहरेगा और सर्वेश बना रहकर अपने किसी उद्देश्य में सफल होने का भूत तो उसके दिमाग से उतर ही जाएगा। यही डॉली चाहती थी। जब वही न रहेगा तो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं, और जब झमेला ही खत्म हो जाएगा तो वह हर झमेले से बाहर हो जाएगी। यही सब सोचकर उसने अपने अत्यंत विश्वसनीय बेटर को बुलाया और पत्र को एक लिफाफे में बंद करती हुई बोली, इस लिफाफे को तुम इसी समय सर्वेश के घर पहुंचा दो। ओके मैडम, कहकर वेटर ने लिफाफा ले लिया। चारों तरफ देखती हुई डॉली ने कहा, अब तुम जाओ। जाने के लिए अभी वेटर मुड़ा ही था कि मुख्य द्वार खुला। रंगा बिल्ला होटल के अंदर प्रविष्ट हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही डॉली का दिल एक बार बहुत जोर से धड़का, धक, और फिर धड़कनें मानो रुक गईं। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई डॉली की। मूर्खों की तरह उधर ही देखती रह गई। वह पलके तक जैसे रंगा बिल्ला को देखने के बाद झपकना भूल गई थी। वे दोनों आदमी नहीं जिन्न नजर आते थे, सचमुच के जिन्न। 5 फुट 10 इंच वे इस वक्त भी अपना परंपरागत लिबास यानी काले कपड़े पहने हुए थे। पैरों में चमकदार काले जूते जो दर्पण का भी काम कर सकें। यह महसूस करके डॉली के होश उड़ गए कि वे काउंटर की तरफ ही चले आ रहे हैं। चलते समय उनके कदम बिल्कुल साथ उठते थे, परेड करते जवानों की तरह। उनकी जलती हुई आंखों को डॉली ने अपने चेहरे पर स्थिर महसूस किया। डॉली का चेहरा स्वयं ही पीला जर्द पड़ गया। जाने क्यों किसी अनहोनी की आशंका से डॉली का दिल सूखे पत्ते से कांपने लगा था। स्वयं वेटर भी उन्हें देखकर ठिठक गया था। डॉली दांत भींचकर गुर्राई, तब तुम जाओ बेवकूफ, यहाँ क्यों खड़े हो? वेटर जैसे किसी मोहजाल से बाहर निकला। लिफाफे को जेब में रखते हुए अभी उसने पहला कदम आगे बढ़ाया ही था कि नजदीक पहुंचकर रंगा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? जी। वेटर के प्राण खुश्क हो गए। डॉली को काटो तो खून नहीं, बिल्ला ने वेटर से लिफाफा लेते हुए कहा। ये क्या है? डॉली का सिर चकरा गया, चेहरा पीला जर्द। ऐसी इच्छा हुई कि वह झपटकर
बिल्ला के हाथ से लिफाफा छीन ले, मगर ऐसा करने की हिम्मत उसमें दूर दूर तक नहीं थी। फिर भी लड़खड़ाते से स्वर में उसने कहा, आओ रंगा बिल्ला, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? पहले यह देखते हैं कि ये वेटर तेरी क्या सेवा कर रहा था। कहने के साथ ही बिल्ला ने एक झटके से लिफाफा खोल लिया। नहीं, डॉली चीख पड़ी, उसमें तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है, पर प्लीज उसे मत खोलो बिल्ला। रंगा बोला, डॉली कुछ ज्यादा ही चीख रही है बिल्ला, इसमें शायद हमारे मतलब की कोई चीज है। बिना कुछ कहे बिल्ला ने पत्र निकाल लिया। डॉली की आंखों के सामने अपना लिखा एक एक शब्द चक्रा उठा। दिमाग घूम गया उसका। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। डॉली को लगा कि वह अभी चकरा कर गिर पड़ेगी। पर प्लीज उसे मत पढ़ो बिल्ला। मौत का खौफ डॉली पर कुछ इस तरह हावी हुआ कि वह गिड़गिड़ाती हुई रो पड़ी। पत्र पढ़ते पढ़ते रंगा बिल्ला के चेहरे क्रूरतम हो उठे। आंखों में उभर आई हिंसक चमक। मुर्गी के अंडे जितना बड़ा वह एक अंडाकार गोला था। देखने मात्र से वह कोई छोटा बम सा नजर आता था। मुश्किल से 1 मिनट पहले उसके अंदर से पिंग पिंग की उतनी ही धीमी आवाज निकली थी जितनी टेबल बाज से प्रत्येक सेकंड निकलती है। इस आवाज के साथ ही अंडाकार बम के उस स्थान पर 2 बार हरे रंग का एक नन्हा सा बल्ब जलकर बुझ गया था। जहां छोटा सा पारदर्शी शीशा लगा हुआ था, वहां अंडाकार बम जैसी वस्तु युवक और विशेष के बीच सेंटर टेबल पर रखी थी। विशेष अपनी बड़ी बड़ी और मासूम आंखों में दिलचस्पी लिए उसे ध्यान से देख रहा था, जबकि युवक के होठों पर बहुत ही रहस्यमय मुस्कान थी। कमरे में खामोशी छाई रही और 5 मिनट गुजरते ही पिंग पिंग की आवाज के साथ हरा बल्ब पुनः लपलपाया। बस, युवक ने विशेष को बताया। फिर 5 मिनट बाद हर बल्ब इसी आवाज के साथ खुद ब खुद लपलपाएगा। क्या शानदार खिलौना है पापा। इसे हम बाजार से नहीं लाए हैं वीसू, खुद बनाया है। आपने? हाँ, विशेष ने खुश होते हुए पूछा। यह खिलौना आपने मेरे लिए बनाया है ना पापा? सॉरी बेटे, नहीं। फिर? तुम तो अभी बहुत छोटे हो वीसू। यह खिलौना हमने बड़े और गंदे बच्चों के लिए बनाया है। वे इस बल्ब के जलने बुझने से पूरी तरह डर सकते हैं। इसमें भला डरने की क्या बात है पापा? कुछ बताने के लिए युवक ने अभी मुंह खोला ही था कि किसी ने मकान के मुख्य द्वार पर दस्तक दी। दोनों ही का ध्यान भंग हो गया। युवक ने अंडाकार बम सी नजर आने वाली वस्तु जेब में रखते हुए कहा, जरा देखना वीसू कौन है। विशेष कमरे से निकलकर मुख्य द्वार की तरफ दौड़ गया। युवक ने आगे बढ़कर एक मेज की दराज खोली। दराज से उसने एक इलेक्ट्रिक स्विच निकालकर कोट की ऊपरी जेब में डाल लिया। अभी वह मुड़ा ही था कि कमरे में दाखिल होते हुए विशेष ने सूचना दी, आपके होटल से एक वेटर आया है पापा। कहता है कि उसे डॉली मेम साहब ने भेजा है। सुनते ही रोमांच की एक तेज लहर उसके समूचे जिस्म में दौड़ गई। उसे लगा कि अब कुछ ही देर बाद दुश्मनों से वास्तविक जंग शुरू होने वाली है। उसने डॉली से रंगा बिल्ला की सूचना भेजने के लिए कहा था और यह वेटर शायद वही सूचना लेकर आया है। यह सोचते ही वह तेजी के साथ कमरे से बाहर की तरफ लपका। आंगन पार करते वक्त कदाचित कदम ठीक न पड़ने की वजह से वह कई बार लड़खड़ा गया, किंतु गिरा नहीं। दरवाजे पर पहुंचकर उसने वहां खड़े वेटर से पूछा, कहो डॉली ने क्या संदेश भिजवाया है? वेटर ने चुपचाप एक कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। युवक ने व्यग्रता पूर्वक खोलकर उसे पढ़ा। लिखा था, मैंने पता लगा लिया है सर्वेश कि इस वक्त रंगा बिल्ला कहाँ है। तुम इस वेटर के साथ चले आओ, यह तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। फिक्र न करना, वेटर मेरा विश्वसनीय है। पत्र जेब में डालते हुए युवक ने घूमकर विशेष से कहा, हम जरा काम से जा रहे हैं वीसू बेटे, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। वीसू के स्थान पर वहां रश्मि की आवाज गूंजी, काम से तो तुम जा रहे हो, लेकिन जरा संभल कर चला करो। आंगन में तुम्हारे कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। क्या मतलब? कुछ भी न समझने की स्थिति में चौंकते हुए युवक ने पूछा। अपने कमरे की तरफ जाने वाले जीने की एक सीढ़ी पर खड़ी रश्मि ने उसी गंभीर और सौम्य स्वर में कहा, तुम्हारे दोनों जूतों की एड़ियां घिस गई हैं।
शायद इसीलिए गैलरी पार करते समय कई बार लड़खड़ा गए। मेरी सलाह है कि एड़ियां ठीक करा लो, वरना कहीं मुंह के बल गिर पड़ोगे। युवक रश्मि के कटाक्ष, व्यंग अथवा पहेली जैसे उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका। रश्मि की बात का अर्थ पूछने के लिए उसके पास समय नहीं था, अतः वेटर से बोला, चलो। वह बाहर निकल गया। विशेष ने दरवाजा बंद कर लिया। वेटर उसे दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक गंदी सी बस्ती में ले गया और फिर टीन के बने एक फाटक जैसे विशाल दरवाजे के सामने ठिठका। यह दरवाजा किसी गोदाम के दरवाजे जैसा था, जिसकी तरफ इशारा करके वेटर ने कहा, आप इसके अंदर चले जाइए। क्या डॉली मुझे यहाँ मिलेगी? जी हाँ। मगर यह अजीब जगह है। डॉली भला यहाँ क्या कर रही है? डॉली मेम साहब ने कहा था कि शायद रंगा बिल्ला को उन पर शक हो गया है, उन्हीं के डर से वे यहाँ छुपी हुई हैं। क्या तुम अंदर नहीं चलोगे? नहीं। अजीब से स्वर में कहने के बाद वेटर एक क्षण के लिए भी वहां रुका नहीं। अगला सवाल पूछने के लिए युवक का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि गजब की तेजी के साथ वेटर मुड़ा और लंबे लंबे कदमों के साथ उससे दूर होता चला गया। ठगा सा युवक वहीं खड़ा रहा। मस्तिष्क में सैकड़ों विचार चकरा रहे थे। स्वयं को उलझन सी में घिरा महसूस कर रहा था। वहां सारा वातावरण रहस्यमय सा लगा। वेटर एक मोड़ पर घूमकर दृष्टि से ओझल हो गया। युवक यह सोचता हुआ दरवाजे की तरफ घूमा कि जब उसने एक खतरनाक काम अपने हाथ में लिया है तो इस किस्म के वातावरण से तो गुजरना ही होगा। दाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। बाएं हाथ से जेब में पड़े रिवॉल्वर को थपथपाया और किसी भी खतरे से जूझने के लिए तैयार होकर उसने गोदाम के दरवाजे पर लगी सांकल जोर से बजा दी। आवाज दूर दूर तक गूंज गई, मगर वहां कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। अंदर से उभरने वाली किसी भारी सांकल के हटने की आवाज सुनकर वह सतर्क हो गया। बायां हाथ जेब के अंदर डालकर रिवॉल्वर की मूठ पर कस लिया। दरवाजा खुला। डॉली पर नजर पड़ते ही वह कुछ आश्वस्त हुआ। युवक ने महसूस किया कि डॉली इस वक्त बुरी तरह आतंकित है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आंखों में हर तरफ खौफ ही खौफ नजर आ रहा था। क्या बात है डॉली, तुम इस कदर डरी हुई क्यों हो? आओ। उसके सवाल पर कोई ध्यान न देती हुई डॉली ने शुष्क स्वर में कहा, तथा टीन के दोनों विशाल किवाड़ों के बीच पैदा हुए रास्ते से हट गई। अंदर कदम रखते हुए युवक ने डॉली के लहजे में कंपन महसूस किया। रूई की गांठों से भरा वह एक बहुत विशाल हॉल था। युवक ने तेजी से निरीक्षण किया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी युवक को वैसी ही महसूस हुई जैसी अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले छा जाया करती है। वह डॉली की तरफ घूमा। भारी सांकल चढ़ाने के बाद डॉली स्वयं उसकी तरफ घूमी थी। नजरें मिली तो युवक को पुनः एहसास हुआ कि डॉली खुद को सूली पर खड़ी महसूस कर रही है। उसने पूछा, क्या बात है डॉली? क्या तुम्हें वेटर ने नहीं बताया? लहजा बुरी तरह कांप रहा था। रंगा बिल्ला को तुम पर शक कैसे हो गया? वही आतंकित स्वर। मैं इस वक्त भी उनकी कैद में हूं। क्या मतलब? युवक चीख सा पड़ा। मैं एक एक शब्द वही बोल रही हूं जो बोलने के लिए उन्होंने कहा है। युवक उछल पड़ा। रोंगटे खड़े हो गए उसके। चीखा, कहाँ हैं वे? इसी गोदाम में। क्या मत? युवक का वाक्य पूरा नहीं हो सका। दाईं तरफ बिजली सी कौंधी। डॉली के कंठ से एक हृदय विदारक चीख निकलकर सारे गोदाम में गूंज गई और अगले ही पल युवक ने डॉली की छाती में गड़ा एक चाकू देखा। चाकू की सिर्फ मूठ चमक रही थी और उसी से अनुमान लगाया जा सकता था कि चाकू काफी लंबा है। उसका समूचा फल डॉली की छाती में पैवस्त था। चेहरे पर असीम वेदना के भाव लिए कटे वृक्ष सी वहां गिरी। यह सब कुछ एक ही क्षण में हो गया था, इतनी तेजी से कि युवक कुछ समझ नहीं सका। फिर भी बौखलाकर उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और इससे पहले कि दाईं तरफ फायर करता, स्वयं उसी के कंठ से एक चीख उबल पड़ी। लोहे की कोई मोटी चैन उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर पड़ी थी। मुंह से एक चीख निकली और हाथ से रिवॉल्वर निकलकर जाने कहां जा गिरा। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने आक्रमणकारी की तरफ देखा तो जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई।
यह बिल्ला था, काला भुजंग, चेहरे पर इस वक्त खूंखार भाव लिए वह दाएं हाथ में दबी मोटरसाइकिल की चेन को बड़े ही खतरनाक अंदाज में अपनी दाई कलाई पर लपेट रहा था। अपनी लाल सुर्ख आंखों से युवक को घूरते हुए वह गुर्राया, मुझ नाचीज को बिल्ला कहते हैं। दाई तरफ से धम्म की आवाज उभरी। हड़बड़ाकर युवक ने उधर देखा। रुई की गांठों के ढेर के ऊपर से जो अभी अभी फर्श पर कूदा था वह रंगा था। रुई जैसा ही सफेद, परंतु आंखें उसकी भी अंगारों जैसी थी। किसी भी मायने में वह बिल्ला से कम खतरनाक नजर नहीं आता था। उसके हाथ में वैसा ही दूसरा चाकू था जैसा डॉली की छाती में पेवस्त था। युवक की तरफ देखते हुए उसने कहा, गलती से मेरा नाम रंगा है। एक रंगा बिल्ला फांसी पर झूल गए, दूसरे हम हैं। यह बात बिल्ला ने कही थी। जब युवक ने दोनों तरफ से उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखा तो युवक के तिरपन कांप गए। मौत की लहर बिजली के समान उसके जिस्म में कौंध गई। इस क्षण उसे महसूस हुआ कि रंगा बिल्ला से टकराने का निर्णय निहायत ही मूर्खतापूर्ण था। इस गोदाम में कदम रखकर उसने अपने जीवन की सबसे भयंकर और अंतिम भूल की है। उन दोनों से बचने के लिए सहमा सा वह पीछे की तरफ हटा, साथ ही अपने रिवॉल्वर की तलाश में फर्श पर नजर दौड़ाई थी। नजर डॉली की लाश पर पड़ी। युवक के होश फाख्ता हो गए। उसे लगा कि कुछ देर बाद वह स्वयं भी उसी अवस्था में पहुंचने वाला है। अपनी उंगलियों में चाकू को नचाते हुए रंगा ने कहा, क्यों बेटे, अब डर क्यों रहे हो? डॉली से सुना था कि तुम्हें हमारी तलाश है। मुझे नहीं तो, आतंकित युवक बड़ी मुश्किल से कह सका। पिछली बार तो तुम बच गए थे, मगर इस बार नहीं बच सकोगे। मैं सर्वेश नहीं हूं। रंगा गुर्राया, फिर सर्वेश बने क्यों घूम रहे हो? कौन हो तुम? बिल्ला ने पूछा। मुझे नहीं पता है। रंगा बिल्ला के सवाल को टालता है, हरामजादे। कहने के साथ ही रंगा ने अपने हाथ में दबा चाकू उस पर खींच मारा। बिजली किसी तेजी के साथ बौखलाकर युवक नीचे बैठ गया। जो चाकू उसके सीने पर लगना चाहिए था वह सर्र की आवाज के साथ उसके ऊपर से गुजरकर पीछे रुई की एक गांठ में धंस गया। रंगा के चाकू का वार पहली बार ही खाली गया था। कदाचित इसीलिए रंगा बिल्ला ने हैरत अंगेज दृष्टि से एक दूसरे की तरफ देखा। युवक अभी भी डरा हुआ सा बोला, मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। दूसरी बार उसका यह वाक्य सुनकर रंगा बिल्ला के तन बदन में आग लग गई। बिल्ला ने खींचकर चैन का वार किया और युवक हवा में 2 गज उछलकर दूर जा पड़ा। साई की आवाज पैदा करती हुई चैन उसके नीचे से निकल गई। मुंह से पंक्चर हुए टायर की सी आवाज निकालते हुए रंगा ने जंप लगाई तो युवक के बाएं हाथ का घूंसा कुछ ऐसे भीषण ढंग से उसके चेहरे पर पड़ा कि एक लंबी डकार निकालता हुआ वह पीछे जा गिरा। बिल्ला ने एक बार फिर चैन का वार किया। इस बार युवक स्वयं को बचा नहीं सका और चैन उसकी पसलियों पर पड़ी। मुंह से चीख निकल गई, परंतु इस चीख के साथ ही उसने बाएं हाथ से अपने पेट और पीठ पर लिपटी चैन का अग्रिम सिरा पकड़कर इतना जोरदार झटका दिया कि बिल्ला के हाथ से न केवल चैन छूट गई बल्कि झोंक में वह रुई की एक गांठ से जा टकराया। इस बीच संभल गए रंगा ने युवक पर जंप लगाई, परंतु युवक ने घुमाकर चैन का वार जो उस पर किया तो दर्द के कारण तड़प कर रह गया रंगा। इसके बाद चैन युवक के हाथ में थी, सामने थे रंगा बिल्ला। यह कम हैरत की बात नहीं थी कि वहां युवक के स्थान पर रंगा बिल्ला की चीखें गूंज रही थी। जीवन में शायद वे पहली ही बार किसी से इतनी मार खा रहे थे। युवक के सामने एक नहीं चल पा रही थी उसकी, हर दांव निष्फल। एक बार बिल्ला को मौका लगा तो उसने चैन का अग्रिम सिरा पकड़ लिया। अब वे दोनों चैन को अपनी तरफ खींचने लगे। युवक ने सिर्फ एक हाथ से चैन का यह सिरा पकड़ रखा था और बिल्ला ने दोनों हाथों से। रंगा ने उछलकर युवक पर वार किया। युवक के लिए उसके वार को बेकार करना और अपना वार करना जरूरी हो गया। इस चक्कर में चैन उसे छोड़नी पड़ी। बिल्ला चैन समेत लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा। रंगा युवक के वार के परिणाम स्वरूप दूसरी तरफ पड़ा फर्श चाट रहा था। युवक ने जंप लगाकर रुई की गांठ में धंसा चाकू निकाला। उधर बिल्ला चैन हाथ में लिए न केवल उछलकर खड़ा हो गया था बल्कि
युवक पर चैन का वार भी करने वाला था कि युवक ने आनंद फानन में अपने बाएं हाथ से चाकू उस पर फेंक मारा। घप से चाकू का फल बिल्ला की गर्दन के एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ पार निकल गया। हृदय विदारक चीख के साथ चैन को छोड़ता हुआ बिल्ला धड़ाम से फर्श पर गिरा। फर्श पर गिरने से पहले ही बिल्ला मर चुका था। पल भर के लिए रंगा हतप्रभ रह गया, जबकि युवक ने इसी क्षण का लाभ उठाते हुए फर्श पर पड़े रिवाल्वर पर जंप लगा दी। रंगा तब चौंका जब युवक ने रिवाल्वर उसकी तरफ तान कर कहा, हाथ ऊपर उठा दो रंगा, वरना इस रिवाल्वर से निकली गोली तुम्हारे भेजे गए चीथड़े उड़ा देगी। बिल्ला की लाश पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा अत्यंत बीभत्स हो गया। गोरा चेहरा भभक कर लाल सुर्ख पड़ गया, दांत भींच कर गुर्राया, तो तूने बिल्ला को मार दिया है हरामजादे, तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। युवक बड़े प्यार से बोला, अगर बिल्ला के पास नहीं पहुंचना चाहते हो बेटे तो हाथ ऊपर उठा लो, आई से हैंड्स अप। रंगा ने वस्तु स्थिति को भांपा, हाथ स्वयं ही ऊपर उठते चले गए। वेरी गुड, यह हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, युवक ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। सच्चाई यह है कि मैं तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता था। यह इत्तेफाक की बात है कि आनंद फानन में बिल्ला मर गया। बेबस रंगा दांत कटकटाता हुआ सिर्फ हाथ मलकर रह गया। युवक जानता था कि यदि रंगा का बस चले तो वह उसे कच्चा चबा जाए। उसकी बेबसी का मजा लूटता हुआ बोला, सर्वेश की हत्या तुम्हारे शाही कोबरा ने की थी और उस जुर्म की सजा उसे ही मिलेगी। तुमने सर्वेश की लाश को ले जाकर केवल रेल की पटरी पर रखा था। मैं तुम्हें सिर्फ उसी जुर्म की सजा देना चाहता था और वह सजा मौत नहीं थी, किंतु संयोग से बिल्ला मर गया है। इस संयोग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुझे, रंगा गुर्राया। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुमने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया और मेरा बताया हुआ काम बिना बाधा के किया तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जिंदा रहे तो संभव है कि मौका लगने पर कभी मुझसे बिल्ला की मौत का बदला ले सको, मगर यदि तुमने मेरे सवालों का ठीक जवाब नहीं दिया या मेरा एक खास काम नहीं किया तो बदला लेने का मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यकीन मानो उस अवस्था में मैं तुम्हें यहीं अभी बिल्ला के पास पहुंचा दूंगा। विवश रंगा कसमसाकर रह गया। युवक ने पूछा, पहला सवाल, मुझे बताओ कि उस दिन 7 बजे तुम सर्वेश को उसकी सीट से उठाकर कहां ले गए थे? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, रंगा ने दृढ़ता पूर्वक कहा। मगर रंगा की यह दृढ़ता बहुत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। इसी ललक ने रंगा को तोड़ दिया। युवक के हर सवाल का जवाब देता चला गया। वहां जब युवक अपने सभी सवालों का जवाब पा चुका तो बोला, थैंक यू। अब तुम्हें इसी शराफत के साथ मेरा एक काम भी करना होगा। क्या? जीने के लिए, रंगा ने पूछा। उस काम को सुनने से पहले जरा तुम एक चीज को ध्यान से देख लो और उसके काम करने के तरीके को गौर से सुन लो। कहने के साथ ही उसने रिवाल्वर पट्टियों से बंधे दाएं हाथ में ले लिया। बोला, निश्चय ही मेरा यह हाथ जला हुआ है, मगर ध्यान रखना, ट्रिगर दबाने जैसा आसान काम यह हाथ यकीनन कर सकेगा। रंगा शांत रहा। युवक ने बायां हाथ जेब में डालकर अंडाकार बम जैसी वस्तु निकाली और उसे रंगा को दिखाता हुआ बोला, तुम देख रहे हो कि यह एक बम है। देखने में भले ही छोटा लगे मगर इतना शक्तिशाली जरूर है कि जहां फटेगा वहां 1 गज व्यास के घेरे में जितनी भी चीजें होंगी उनके परखच्चे उड़ा देगा। रंगा की दृष्टि अंडाकार बम पर जम गई। जिस तरह हैंड ग्रेनेड में एक पिन होती है उसी तरह की पिन इसमें भी है, और उस पिन के हटते ही कम से कम तुम्हारे लिए यह अणु बम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। ये देखो, जरा ध्यान से देखो कि इसे मैंने किस तरह पकड़ रखा है। कहने के साथ ही युवक ने बम को तर्जनी और अंगूठे के सिरे से पकड़ लिया। बोला, अब जैसे ही दांतों से इसकी पिन निकालूंगा वैसे ही यह साक्षात मौत बन जाएगा। इस बम में किसी इंसानी जिस्म की ऊष्मा मात्र से फट जाने का गुण पैदा हो जाएगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक युवक ने दांतों से
उसमें से एक पिन खींच ली। बोला, अब यह फटने के लिए तैयार है, किसी के छूने मात्र से फट जाएगा। मगर यह सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि तुम अनावश्यक रूप से इस बम के साथ छेड़खानी न करो। मुझे भला क्या जरूरत पड़ी है? अभी पता लग जाएगा, कहते हुए युवक ने अंडाकार बम आगे बढ़कर धीमे से रुई की एक गांठ के ऊपर रख दिया। जेब से इलेक्ट्रिक स्विच निकाला। अपनी रिस्टवॉच में समय देखने के बाद बोला, हालांकि तुम कोई तार आदि ऐसा कुछ नहीं देख रहे हो जिससे समझ सको कि इस बम का संबंध इस स्विच से भी है। स्विच से? हाँ, दरअसल यह स्विच इस बम को फटने से रोकने के लिए बनाया गया है। क्या मतलब? अगर मैं तकनीकी जानकारी बताने बैठा तो शाम इसी गोदाम में हो जाएगी। फिर भी विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि तुम उसे समझ ही जाओगे। इसीलिए मोटी सी बात यह जान लो कि इस बम में हर 5 मिनट बाद फट पड़ने की तीव्र इच्छा होती है। जैसा कि मैंने बताया, यह स्विच बम को फटने से रोकने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक 5 मिनट के अंदर इस स्विच को दबाना जरूरी है। यदि इस स्विच को नहीं दबाया गया तो समझ लो कि 6ठे मिनट में बम फट जाएगा। क्या मतलब? मतलब यह रिस्ट वॉच में समय देखते ही युवक ने अपने हाथ में दबे स्विच को एक बार दबा दिया। इधर स्विच दबा, उधर बम में पिंग पिंग की आवाज के साथ एक हरा बल्ब लपलपाया। युवक ने कहा, इस स्विच के दबते ही बम में छुपा हरा बल्ब पिंग पिंग की आवाज के साथ ही लपलपाएगा। इसका अर्थ है कि बम को अगले 5 मिनट तक फटने से रोक दिया गया है। जिन 5 मिनट के बीच इस स्विच को नहीं दबाया जाएगा, उनके गुजरते ही बम फट जाएगा। अजीब बम है। युवक ने आगे बढ़कर बम को तर्जनी और अंगूठे के सिरे से सावधानी के साथ उठा लिया और रंगा के नजदीक पहुंचा। रिवॉल्वर से कवर किए उसके पीछे पहुंचा और फिर अचानक ही बम को उसने रंगा के कॉलर के अंदर डाल दिया। ये क्या कर रहे हो? दहशत के कारण रंगा चीख पड़ा। उसकी पीठ पर से सरसराता हुआ बम पतलून की बेस्ट पर अटक गया। अब वह पीठ के सबसे निचले सिरे पर अटका हुआ था और बम की चुभन वह स्पष्ट महसूस कर रहा था। युवक अजीब से अंदाज में हंसता हुआ उसके सामने आ गया और बोला, अब तुम महसूस कर सकते हो कि बम कहाँ है। इतना भी समझ सकते हो कि तुम्हारी त्वचा से सिर्फ यही पॉइंट टच है जिस पर जिस्म की ऊष्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा न होता तो अब तक बम फट चुका होता और तुम्हारे जिस्म के परखच्चे इस गोदाम में बिखरे पड़े होते। रंगा का सफेद चेहरा निचड़े हुए कपड़े से निस्तेज हो गया। आतंकित स्वर में उसने पूछा, मगर यह तुमने यहाँ क्यों डाल दिया है? युवक ने कहा, अब ना तो तुम ज्यादा उछल कूद कर सकते हो और ना ही किसी अन्य की मदद से बम को वहां से निकाल सकते हो। बम वहीं रहेगा। स्विच मेरे पास है। भले ही एक दूसरे से हम चाहे जितनी दूर चले जाएं, मगर स्विच और बम का संबंध विच्छेद नहीं होगा। बम में एक माइक्रोफोन भी है जो मुझे बताता रहेगा कि तुम किससे क्या बातें कर रहे हो। जब तक मैं प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर स्विच को दबाता रहूंगा, तब तक तुम जीवित रहोगे और जिस अंतराल में मैंने इसे नहीं दबाया वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अंतराल होगा। रंगा के जिस्म से मानो समूचा खून निचोड़ लिया गया। हर अंतराल पर मैं तब तक इसे दबाता रहूंगा जब तक कि तुम मेरे अनुसार काम करते रहोगे और अंत में खुश होकर बम को वहां से हटा दूंगा। तब तुम क्या चाहते हो? रंगा को अपनी ही आवाज किसी गहरे कुएं से उभरती सी महसूस हुई। दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे इसके अगले अर्थात क्लाइमैक्स एपिसोड में ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यास विधवा का पति के क्लाइमैक्स एपिसोड अर्थात एपिसोड नंबर 5 में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।